दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जिसके भाई का स्कूल में कोई मर्डर कर देता है और फिर वो लड़की अपने भाई के किलर को पकड़ने के लिए खुद भी उसी स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है। मगर वहां पर उसे अपने भाई के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जिससे वो खुद भी सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सच में अपने भाई को ठीक से जानती भी थी या फिर नहीं। अब क्या वो लड़की अपने भाई के किलर को पकड़ पाएगी और आखिर उसे अपने भाई के बारे में कौन सी चीजें पता चली, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये कोरियन सीरीज काफी मजेदार है, आप एंड तक अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि किलर कौन है। तो कहानी की शुरुआत ओक चानमी से होती है जो कि अपने भाई चांग्क्यू से बात कर रही थी। ओक चांग्क्यू सियोल में अपने स्कूल के क्लासरूम में था। वो चानमी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब तभी वहां पर कोई काले कपड़ों में आ जाता है। चांग्क्यू से देखकर चानमी से कहता है कि थोड़ी देर रुको। वो फोन को नीचे कर लेता है और उसी अनजान पर्सन से बात करने लगता है। मगर तभी वो इंसान चांग्क्यू को वहां से नीचे फेंक देता है और चानमी के साथ चल रही कॉल को भी काट देता है। यहाँ पर इतनी ऊपर से नीचे गिरने की वजह से चांग्क्यू की डेथ हो जाती है और वो किलर जिसने व्हाइट शूज और रेड शूलेस पहने थे वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर में ये बात सभी को पता चल जाती है। अब इसके बाद हम चानमी को देखते हैं जो कि शूटिंग कंपटीशन में थी। चानमी शूटिंग में काफी माहिर थी और वो बताती है कि जब मैं और मेरा ट्विन ब्रदर हम दोनों छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें एक फेस्टिवल में अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर इस कंपटीशन में अब चानमी को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है और चानमी कहती है कि मैं ये कंपटीशन आसानी से जीत सकती थी, लेकिन शूटिंग करते समय मुझे मेरे भाई से की हुई आखिरी कॉल याद आ गई। अब इसके बाद चानमी अपनी दोस्त के साथ वापस जाने लगती है। वो अपने भाई चांग्क्यू को भी कॉल करती है लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। दरअसल अब उस बात को 3 दिन बीत चुके थे और चानमी को अब भी कुछ भी नहीं पता कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सियोल में हम बॉलिंग एली में काम करने वाले एक लड़के सुहियोन को देखते हैं जो कि अपने मालिक से कहता है कि क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, लेकिन उसका मालिक मना करने लगता है। सुहियोन कहता है कि मैंने पहले ही आपसे कह दिया था और आपने हाँ कहा था, मगर उसका मालिक नहीं मानता और कहता है कि आज ज्यादा कस्टमर आए हुए हैं, अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम करने के लिए बुला लो तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर सुहियोन अपने जिम कोच और दूसरे लोगों को कांटेक्ट करता है और फिर यहाँ पर उसके जिम कोच और कुछ दूसरे लोग आ जाते हैं जो कि उसकी परवाह करते थे। वो सुहियोन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे सुहियोन यहाँ से निकल जाता है। सुहियोन अब एक नर्सिंग होम में आता है जहाँ पर उसकी मॉम को रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आज उसे पता चलता है कि उसे जल्दी ही यहाँ पर पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो उसकी मॉम को ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। सुहियोन कहता है कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद सुहियोन अपनी मॉम से मिलता है। वो अपनी मॉम से मिलकर काफी खुश था और उसकी मॉम भी उसके आने से काफी खुश होती हैं। फिर अपनी मॉम के साथ समय बिताने के बाद सुहियोन वापस जाने लगता है, मगर तभी उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और अचानक से सुहियोन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करने लगते हैं। वहीं पर चानमी एक ऑर्फनेज में पहुंच जाती है जहां पर वो अपने पेरेंट्स के छोड़ने के बाद से रहती थी। चानमी 2 और ऑर्फन लड़कियों को गिफ्ट देती है जिससे वो दोनों काफी खुश होती हैं। इसके बाद चानमी अपनी और अपने भाई की फोटो को देखकर उसी दिन को याद करने लगती है जब उसकी अपने भाई से आखिरी बार बात हुई थी। चानमी को आज भी वो दिन अच्छे से याद होता है जब एक कपल ने चानमी के भाई चांग्क्यू को अडॉप्ट कर लिया था और यहाँ पर चानमी अकेली रह गई थी। मगर फिर भी चांग्क्यू अपनी बहन चानमी को नहीं भूला था और ये दोनों फोन के जरिए आपस में कांटेक्ट में थे और कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी थे। मगर अब जब कुछ दिनों से उसकी चांग्क्यू से कोई भी बात नहीं हो पाती तो चानमी अगले ही दिन सोल में चांग्क्यू के स्कूल के बाहर आ जाती है और वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से पूछती है कि क्या तुम चांग्क्यू को जानते हो, लेकिन वहां पर लोगों ने चांग्क्यू का नाम भी नहीं सुना था। तभी उसे याद आता है कि चांग्क्यू को उस कपल ने अडॉप्ट करने के बाद उसका नाम वोंग स्योक रख दिया था। चानमी उन लड़कों से वोंग स्योक के बारे में पूछती है। इस पर वो लड़के थोड़ा हिचकिचाते हुए चानमी को बताते हैं कि वोंग स्योक तो अब मर चुका है और उसने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। ये बात जानकर चानमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अपने आप को अब संभाल नहीं पाती। चांग्क्यू को अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स भी अब उसी ऑर्फनेज में कॉल करके बता देते हैं कि चांग्क्यू मर चुका है। इधर वोंग स्योक के पेरेंट्स वोंग स्योक के लिए प्रीस्ट के साथ मिलकर प्रेयर कर रहे थे। फिर उसकी अस्थियों के पास चानमी भी आ जाती है और वो वोंग स्योक की अस्थियों को देखकर काफी रोती है। वो वोंग स्योक को अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स से मिलती है और कहती है कि वोंग स्योक आखिर कैसे मर गया, आखिर उसने सुसाइड क्यों किया। लेकिन वोंग स्योक के पेरेंट्स काफी ज्यादा रूड थे। वो चानमी से इस तरह बात करते हैं मानो उन्हें वोंग स्योक के मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तो और ये लोग इस बात से शर्मिंदा थे कि वोंग स्योक ने सुसाइड किया है, क्योंकि इनका मानना था कि सुसाइड सबसे बुरा सिन है जिसे कभी माफ भी नहीं किया जा सकता। ये लोग चानमी से उल्टी सीधी बातें बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी चानमी इनसे कहती है कि कम से कम मुझे वोंग स्योक का फोन तो दे दो ताकि मैं कुछ पता लगा सकूं कि उसने सुसाइड क्यों किया। लेकिन ये लोग कहते हैं कि वोंग स्योक का फोन तो अभी मिसिंग है और पुलिस को भी वोंग स्योक के पास उसका फोन नहीं मिला था।
अब इसके बाद हम एक लेडी डिटेक्टिव सोजियोंग को देखते हैं जो कि वोंगसोक के सुसाइड केस की सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी। तभी उसका असिस्टेंट वोंगडू उससे कहता है कि मैम, आपके यहाँ पर ट्रांसफर होने से 2 दिन पहले ही ये केस क्लोज हो चुका है। अब तभी चानमी भी पुलिस स्टेशन आ जाती है और कहती है कि मैं वोंगसोक के सुसाइड केस मैनेजर से बात करना चाहती हूँ। चानमी ने बताती है कि वो वोंगसोक की बहन है। डिटेक्टिव जोंग उससे बात करती हैं और चानमी उनसे कहती है कि वोंगसोक सुसाइड नहीं कर सकता, ये कोई सुसाइड नहीं है। असिस्टेंट डिटेक्टिव सारी फाइल्स को चेक करता है और कहता है कि पार्क वोंगसोक तो इकलौता बेटा था, तो आखिर तुम उसकी बहन कैसे हो सकती हो। इस पर चानमी ने बताती है कि मुझे और मेरे भाई को बचपन में अकेला छोड़ दिया गया था और हम लोग बुसान में एक ऑर्फनेज में रहते थे और पार्क वोंगसोक के अडॉप्ट होने से पहले उसका नाम चांग्क्यू था। चानमी डिटेक्टिव जोंग से कहती है कि वोंगसोक इस तरह का इंसान नहीं था जो सुसाइड कर ले। मैं उसे अच्छे से जानती थी और हमारी उस दिन बात भी हुई थी, वो मुझसे मिलने वाला था। अब तभी चानमी को याद आता है कि उस दिन कोई उससे मिलने आया था, जिस वजह से वोंगसोक ने कॉल रोक दी थी। चानमी डिटेक्टिव को ये बात बताती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो स्कूल था और क्लासरूम में कोई भी आ जा सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वोंगसोक को किसी ने मारा है। डिटेक्टिव कहते हैं कि अब तो उसकी फैमिली को भी ये यकीन हो गया है कि वोंगसोक ने सुसाइड ही किया था। मगर चानमी कहती है कि अगर ऐसा है तो वोंगसोक का फोन कहाँ पर है, वो आपको मिला क्यों नहीं। मैं जानती हूँ किलर ने उसका फोन ले लिया होगा। चानमी अब सबसे कहने लगती है कि आखिर तुम सब क्या कर रहे हो, आपको मेरे भाई के किलर को ढूंढना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सोयोन के ब्रेन का चेकअप किया जाता है और डॉक्टर उसे अगले हफ्ते अपने गार्डियन के साथ वापस आने के लिए कहते हैं। सोयोन उन्हें बताता है कि उसकी गार्डियन सिर्फ उसकी मॉम है जो कि इस वक्त नर्सिंग होम में है और वो यहाँ पर नहीं आ सकती। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम हाई स्कूल स्टूडेंट हो तो तुम अपने टीचर के साथ भी यहाँ पर आ सकते हो। सोयोन मान जाता है। वहीं चानमी बिल्डिंग के ऊपर बैठकर अपने भाई को रोते हुए याद कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका भाई सुसाइड नहीं कर सकता। फिर कुछ समय बाद हम सोयोन को देखते हैं जो कि अपने स्कूटर से डिलीवरी कर रहा था। तभी डॉक्टर उसके पास मैसेज करते हैं। वो सोयोन को हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं, लेकिन सोयोन को लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं जाता। वहीं चानमी अब वापस बुसान पहुंच जाती है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि अब उसने सोल में रहने जाने का फैसला कर लिया है ताकि वो उसी स्कूल में ट्रांसफर ले सके जहाँ पर वोंगसोक पढ़ता था और वो वहाँ जाकर वोंगसोक के किलर का पता लगाकर उसे अपने हाथों से मार सके। चानमी अब बुसान स्टेशन से सोल की ट्रेन पकड़ती है और सियोल पहुंच जाती है। वहीं पर सोयोन एक लड़के के साथ अरीना में फाइटिंग कर रहा था, लेकिन सोयोन अपना कंट्रोल खो देता है और वो दूसरे लड़के को बहुत बुरा मारने लगता है। उसके कोच भी ये देखकर उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, मगर सोयोन मना कर देता है। फिर वो ऑनलाइन अपने स्कूटर को चेक करता है क्योंकि अब किसी ने उसका स्कूटर चुरा लिया था और सोयोन को पता चल जाता है कि चोर उसके स्कूटर को पास ही में बेच रहे हैं। सोयोन तुरंत ही वहां पर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो चोर चानमी को ही वो स्कूटर बेच रहे थे और सियोल में नहीं होने की वजह से चानमी उसे खरीद लेती है। तभी सोयोन यहाँ पर आता है और वो चानमी को ही चोर समझता है। वो चानमी से कहता है कि इससे उतरो, ये मेरा स्कूटर है, तुमने इसे चोरी किया है। चानमी मना करती है। इस पर सोयोन कहता है कि इसे खोल कर देखो, इसके अंदर एक स्कल का स्टिकर लगा होगा। चानमी चेक करती है और वहाँ पर सही में स्टिकर लगा हुआ था। चानमी कहती है कि ये मैंने खरीदा है और अब ये मेरा है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो जाकर चोरों को पकड़ो और मेरे पैसे लाकर दे दो। अब तभी एक ट्रक यहाँ पर आ जाता है। सोयोन अपनी बाइक को साइड करने जाने लगता है और मौके का फायदा उठाकर चानमी तुरंत ही यहाँ से भाग लेती है। सोयोन भी उसका पीछा करता है, लेकिन चानमी अपने रहने की जगह पर आ जाती है। मगर हाई स्कूल स्टूडेंट होने की वजह से यहाँ का मालिक उसे रूम देने से मना करने लगता है, मगर चानमी के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी मान जाता है। वहीं नीचे वो चोर स्कूटर की लोकेशन को ट्रैक करते हुए दोबारा से उसे चुराने आ जाते हैं और स्कूटर को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोयोन उन्हें देख लेता है। सोयोन उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें मारने लगता है। वो काफी अच्छा फाइटर था और सोयोन इन्हें काफी बुरा मारकर इनसे स्कूटर के पैसे मांगता है। तभी एक लड़का उसके सर पर गमला मारकर सभी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। चानमी भी इन्हें भागता हुआ देखती है और सोयोन को भी देखती है जो कि पूरी तरह से होश में नहीं था और ट्रक ड्राइवर भी फोन यूज करते हुए सोयोन को उड़ाने वाला था, मगर तभी चानमी बीच में आकर सोयोन को बचा लेती है। चानमी पानी से उसका चेहरा साफ करवाती है और कहती है कि अब हम बराबर हो गए हैं और वैसे भी मैंने वो स्कूटर अपने पैसों से खरीदा था और अब तो मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है। ये बोलकर चानमी यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन योंगतान हाई स्कूल दोबारा से खुल जाता है और चानमी पहली बार अपने भाई के स्कूल में पढ़ने जाने लगती है। वो जानती थी कि अब वो उस इंसान के बीच में रहेगी जिसने उसके भाई को मारा है। इसके बाद ड्राइविंग करते हुए चानमी और सोयोन दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और चानमी कूड़े में जाकर गिरती है। सोयोन उसकी मदद करता है और उसके कपड़े साफ करवाता है। इसके बाद वो चानमी को पहनने के लिए अपनी यूनिफॉर्म भी दे देता है।
फिर ये दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। चानमी अपने स्कूटर को सुयोन की बाइक के पास में ही पार्क करती है और उस जगह का मालिक चानमी को सुयोन की गर्लफ्रेंड समझता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर स्कूल में भी दो लड़कियां चानमी को देखती हैं क्योंकि उसने लड़के की यूनिफॉर्म पहनी थी और वो दोनों लड़कियां देखती हैं कि चानमी ने सुयोन की यूनिफॉर्म पहनी है। चानमी इन लड़कियों से शूटिंग रेंज जाने का रास्ता पूछती है और ये दोनों अलग अलग दिशा में इशारा करती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। फिर वो लड़कियां अपनी क्लास में आकर एक अमीर लड़की जी ह्यून को बताती हैं कि एक लड़की ने सुयोन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जरूर वो दोनों काफी करीब होंगे। ये बात जानकर ये लड़की जलने लगती है। वहीं पर चानमी यहाँ के शूटिंग कोच से मिलती है जो कि चानमी की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि चानमी एक काफी अच्छी फाइटर है। वो अपनी टीम के कैप्टन से भी चानमी को मिलवाते हैं। इसके बाद चानमी अपनी नई क्लास में पहुंचती है और टीचर सभी को चानमी से इंट्रोड्यूस कराते हैं और चानमी देखती है कि सुयोन भी इसी क्लास में पढ़ता है। यहाँ वही अमीर लड़की जी ह्यून चानमी को सुयोन की ड्रेस पहने हुए देखती है और उसे अपना दुश्मन मान लेती है। अब तभी टीचर सुयोन से कहते हैं कि तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ पर है। वो उसे डांटने लगते हैं। तभी चानमी कहती है कि उसकी यूनिफॉर्म मेरे पास है और ये देखकर सभी क्लास के बच्चे इन दोनों को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बोलकर टीज करने लगते हैं। यहीं पर हम दो और अमीर लड़कों को देखते हैं जिनमें एक लड़का जेबम था जो कि अपना सीनियर ईयर रिपीट करने आया हुआ था क्योंकि पिछले साल एक एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चला गया था और उसकी कई सारी याददाश्त भी चली गई है। उसे पिछले साल हुई कई सारी चीजें याद नहीं है और इसी ट्रॉमा को भुलाने में जेबम का दोस्त ओसंग भी उसकी मदद करने वाला था। इसके बाद जेबम अपनी नई क्लास में आ जाता है और सबको इंट्रोडक्शन देने के बाद एक लड़की के बराबर में जाकर बैठ जाता है। वो व्हाइट बालों वाली लड़की जेबम पर लाइन मारने लगती है। यहीं पर लंच टाइम में चानमी अब सोचती है कि अगर वोंगसोक सीनियर ईयर तक पहुंच पाता तो वो आज इन सभी बच्चों के साथ होता। अब तभी उसकी शूटिंग टीम की कैप्टन यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों साथ में लंच करने लगती हैं। बातों ही बातों में चानमी वोंगसोक के बारे में उससे पूछती है और कहती है कि आखिर वो किस तरह का इंसान था। इस पर ये लड़की दायोन बताती है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, तुम्हें वोंगसोक की गर्लफ्रेंड होंग आजंग से बात करनी चाहिए। ये सुनकर चानमी को याद आता है कि वोंगसोक ने भी उसे एक बार उसकी गर्लफ्रेंड होंग आजंग की फोटो दिखाई थी। दायोन कहती है कि आजकल आजंग क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रही है। ये सुनकर चानमी दायोन से आजंग का फोन नंबर मांगती है। इसके बाद पीरियड के दौरान चानमी क्लास छोड़कर जाने लगती है। यहाँ पर वही लड़की जीयोन उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। इस पर चानमी कहती है कि शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। इसके बाद सोह्योन भी कहीं पर जाने लगता है और उन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर जोह्योन को उन पर शक हो रहा था। यहीं पर चानमी अब वोंगसोक की गर्लफ्रेंड आजंग को कॉल करती है लेकिन वो कॉल सोह्योन के फोन पर लगती है और ये देखकर चानमी हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आजंग का फोन सोह्योन के पास क्यों है और अब वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर सोह्योन का पीछा करने लगती है। यहाँ पर सोह्योन उन्हीं डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था। चानमी छुपकर इनकी बातें सुनती है और वो डॉक्टर अब सोह्योन को बताते हैं कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और ये बात जानकर सोह्योन के होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है कि क्या अब मेरे ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि ब्रेन में जिस जगह पर वो ट्यूमर है उस जगह का ऑपरेशन करने में काफी खतरा है, इसलिए ब्रेन ट्यूमर को वहां से नहीं निकाला जा सकता। ये बात सुनकर सोह्योन कहता है तो अब मेरे पास जीने के लिए कितना समय बचा है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास अब बस 6 महीने या फिर 1 साल का ही समय है। ये बात सोह्योन के होश उड़ा देती है और चानमी भी छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है। सोह्योन अब काफी दूर आ जाता है और वो इतनी जल्दी मरने की वजह से काफी उदास था। वो उदास होकर यहीं पर बैठा रहता है। वहीं चानमी जब स्कूल जाती है तो वही आदमी उससे पूछता है कि सोह्योन कई दिनों से गायब है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। चानमी मना करती है। इसके बाद क्लास के दौरान चानमी भी उसी बात को याद करने लगती है। वो यहाँ पर अपने भाई के किलर को ढूंढने आई हुई थी लेकिन उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसलिए अब चानमी उसी क्लासरूम में आ जाती है जहाँ से गिरकर वोंगसोक मरा था और वो अपने भाई को इमेजिन करने लगती है। अब तभी यहाँ पर सोह्योन आ जाता है। वो चानमी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर चानमी उससे ही पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सोह्योन बताता है कि उसे इस जगह की याद आ रही थी इसीलिए वो यहाँ पर आ गया। यहाँ से एक लड़के ने कूदकर सुसाइड कर लिया था। सोह्योन कहता है कि वो लड़का मेरी ही क्लास में था और आज मुझे उसकी याद आ गई इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे तो हम ज्यादा क्लोज नहीं थे लेकिन मैंने उसे गिरते हुए देखा था और मैंने ही पुलिस को कॉल करके ये बात बताई थी। ये बात जानकर चानमी हैरान होती है। सोह्योन कहता है कि मैं आज भी ये जानना चाहता हूँ कि वोंगसोक आखिर यहाँ से क्यों कूदा। आखिर कौन सी चीज थी जिसने वोंगसोक को खुद को मारने के लिए मजबूर कर दिया। यही सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। वो चानमी से कहता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी स्पोर्ट्स क्लास को डिच मार रही हो। चानमी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि मुझे तो लगा था तुमने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया होगा, तो आज अचानक से तुम कैसे आ गए।
सोहियोन उसे एक कैट फूड दिखाता है और फिर स्कूल में बिल्डिंग के पास रहने वाली कैट से मिलवाता है जिसे सोहियोन रोज खाना खिलाता था। चानवी सोहियोन के शूज को देखती है जहां उसने व्हाइट शूज में रेड सुलेज बांध रखे थे। यहीं पर सोहियोन कहता है कि क्या अगर मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊं तो तुम इसका ख्याल रखोगी। चानवी मान जाती है। तभी सोहियोन जाने लगता है। चानवी सोहियोन से पूछती है कि तुमने वोंगसोक को आखिर कैसे गिरते हुए देखा था। सोहियोन कहता है कि उस दिन मैं यहीं पर बैठकर इसी कैट को खाना खिला रहा था और तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने देखा तो उस जगह पर वोंगसोक गिरा हुआ था। चानवी इमेजिन करने लगती है कि कैसे किलर वोंगसोक को गिराकर भाग गया होगा। अब इसके बाद लंच टाइम में सभी बच्चे सोहियोन से पूछते हैं कि वो पूरे हफ्ते कहाँ पर गायब था। दरअसल सोहियोन पूरे स्कूल में काफी फेमस होता है और सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर सोहियोन इन सभी को सच नहीं बताता कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और ये देखकर चानवी भी फैसला करती है कि वो भी ऐसा बिहेव करेगी जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। अब तभी एक लड़की मिनसोना एक लड़के जंगयोंग को देखकर काफी डर जाती है। वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। सभी लोग ये देख रहे थे, कोई भी इस लड़ाई के बीच में नहीं पड़ता। वो लड़का जंगयोंग गुंडों की तरह कमजोर लोगों पर रौब जमा रहा था। चानवी की शूटिंग टीम की कैप्टन चानवी को बताती है कि इस लड़के का नाम जंगयोंग है और जो लड़की उसे देखकर भाग गई उस लड़की का इसने डार्क रूम में असॉल्ट किया था और उसकी पिक्चर्स ली थी। पता नहीं ये कैसे बच गया और इसे स्कूल में आने की परमिशन कैसे मिल गई। चानवी कहती है कि इसे तो जेल में होना चाहिए था। उसकी कैप्टन बताती है कि पुलिस को कोई पक्का सबूत नहीं मिला और इसी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। यहीं पर वो व्हाइट बालों वाली लड़की सोयोन जंगयोंग को काफी घूर रही थी। फिर इसके बाद क्लासरूम में चानवी उसी लड़की जंगयोंग को अपने दोस्तों से बात करता हुआ सुनती है जहाँ पर जंगयोंग को दुख हो रहा था कि वोंगसोक मारा गया, लेकिन उसे वोंगसोक के मरने का दुख नहीं था बल्कि उसे इस बात का दुख था कि वो वोंगसोक को बुली नहीं कर पाया और मार नहीं पाया। ये बात सुनकर चानवी को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें किसी ने दूसरों की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या। ये सुनकर वो लड़का चानवी को मारने वाला था मगर तभी वही अमीर लड़का जेबम कहता है कि वो सही कह रही है, तुम्हें वोंगसोक के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये सुनकर अब वो जेबम को मारने के लिए बाहर ले जाने लगता है मगर जेबम का दोस्त ओसंग उससे कहता है कि ओए जंगयोंग, तुमने प्रिंसिपल ऑफिस में यहाँ दोबारा आते समय जो कहा था वो भूल गए क्या। ये सुनकर जंगयोंग रुक जाता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं अब सोहियोन दोबारा से उन्हीं डॉक्टर से मिलता है जो कि उसे बताते हैं कि उसके इस ब्रेन ट्यूमर से उसकी पर्सनालिटी में काफी सारे चेंजेस आएंगे, जैसे कि वो कई बार वायलेंट हो सकता है, वो अपना कंट्रोल खो सकता है, जो कि उसके साथ होना शुरू हो चुका है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें हर हाल में अपने आप को शांत रखना होगा। इसके बाद सोहियोन दवाइयां लेकर चला जाता है। वहीं पर चानवी अपनी शूटिंग टीम की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी प्रिंसिपल सर खुद ही जेबम को यहाँ पर लेकर आते हैं और शूटिंग कोच जेबम का काफी अच्छे से वेलकम करता है क्योंकि जेबम अपने ट्रॉमा को भुलाने के लिए अब शूटिंग सीखने वाला था। यहाँ पर शूटिंग टीम का कोच चानवी को जेबम से मिलवाता है ताकि चानवी जेबम को शूटिंग सिखा सके। इसके बाद चानवी जेबम को शूटिंग की प्रैक्टिस करवाने लगती है। चानवी जेबम को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली सिखा रही थी। वहीं पर रात में सोहियोन बॉलिंग गैली में जब अपने काम पर आता है तो उसे वही लड़की सोहियोन मिलती है और उसके साथ वोंगसोक की गर्लफ्रेंड होंग आजंग भी थी। और अब सोहियोन होंग आजंग को उसका फोन वापस कर देता है, यानी कि होंग आजंग ने जानबूझकर ही सोहियोन को अपना फोन दिया था। यहाँ पर आजंग कहती है कि ये ओक चानवी कौन है जिसने मुझे इतने सारे मैसेज कर रखे हैं, वो मुझसे मिलना चाहती है। सोहियोन चानवी का नाम सुनकर उसे पहचान जाता है। होंग आजंग मैसेज पढ़ती है जिसमें चानवी ने लिखा था कि मुझे तुमसे मिलकर वोंगसोक के बारे में कुछ बात करनी है। सोहियोन ये जानकर हैरान रह जाता है कि चानवी वोंगसोक के बारे में पहले से ही जानती थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उस समय क्लासरूम में उसने पहली बार वोंगसोक के बारे में सुना होगा। सोहियोन इन दोनों को चानवी के बारे में कुछ भी नहीं बताता और अपने काम पर वापस चला जाता है। यहीं पर होंग आजंग चानवी को इग्नोर करने का फैसला करती है। वहीं पर दूसरी तरफ वही लड़का ओसंग रीडिंग रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद वो जेबम के पास जाने लगता है। जेबम चानवी की दी हुई ट्रेनिंग से काफी ज्यादा थक गया था और ये देखकर ओसंग चानवी से कहता है कि जेबम को कोई प्रो एथलीट नहीं बनना, इसलिए तुम उसे इतनी सख्त ट्रेनिंग मत दो। वो बस अपने ट्रॉमा को भुलाने के लिए और अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए ये एक्टिविटी कर रहा है। पिछले साल उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसकी कई सारी यादें खो गईं और वो अपने दोस्तों और अपने टीचर्स को भी भूल चुका है, इसलिए तुम जेबम के साथ ज्यादा सख्त मत होना। चानवी कहती है कि मैं जेबम को हार्ड ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ, है ना जेबम, क्या मैं तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग दे रही हूँ। जेबम भी मना करता है। चानवी इनसे दोस्तों की तरह बातें करने लगती है, लेकिन ओसंग को इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आती। इसके बाद जब रात में जेबम अपनी कार से घर जाने लगता है तो तभी उसे चानवी दिखती है। वो चानवी को आवाज लगाता है और ये दोनों एक साइड में रुककर मिलते हैं। यहाँ पर जेबम चानवी को शूटिंग सिखाने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर ये दोनों नंबर शेयर करने लगते हैं। रास्ते से गुजरते हुए सोहियोन भी इन्हें देखता है। इसके बाद सोहियोन चानवी से मिलता है और उससे पूछता है कि मुझे जानना है तुम वोंगसोक को कैसे जानती हो।
चानमी कहती है कि तुम्हें ये बात खुद होंग आजंग ने बताई है या फिर तुमने उसके मैसेज पढ़े थे। चानमी यहाँ पर सोह्योन से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं शूटिंग क्लब की वजह से वोंग सोक को जानती हूँ, मैं बस उसकी लाइफ के बारे में और जानना चाहती थी। सोह्योन समझ जाता है कि उस दिन उसने ही होंग आजंग के फोन पर कॉल की थी और जब सोह्योन ने कॉल उठाई तो चानमी ने कुछ भी नहीं बोला और कॉल काट दी। सोह्योन कहता है कि ये बात अजीब नहीं, जब तुम सब जानती थी तब भी तुम इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे तुम्हें वोंग सोक के बारे में कुछ भी नहीं पता। चानमी कहती है कि अजीब बात तो ये है, वोंग सोक की गर्लफ्रेंड का फोन तुम्हारे पास क्यों था, आखिर वो फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। सोह्योन कहता है कि उसके पीछे एक वजह है, होंग आजंग ने मुझे खुद वो फोन रखने के लिए दिया था। चानमी कहती है कि अगर तुम आजंग से मिलो तो उससे कह देना कि वो मुझसे आकर मिले। ये बात बोलकर चानमी यहाँ से जाने लगती है। तभी सोह्योन को सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। चानमी ये देखती है लेकिन वो ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान सोह्योन के सर में फिर से दर्द होने लगता है। सोह्योन वॉशरूम चला जाता है मगर काफी देर होने के बाद भी जब सोह्योन वापस नहीं आता तो चानमी को उसकी चिंता होने लगती है। चानमी भी वॉशरूम में आ जाती है जहाँ पर उसे टाइल पर खून बहता हुआ दिखता है। चानमी सोह्योन को चीख कर आवाज लगाने लगती है और तभी सोह्योन पीछे से बाहर आता है जो कि बिल्कुल ठीक था। उसे देखकर चानमी सोचती है कि सोह्योन तो ठीक है, तो फिर अंदर कौन है। सोह्योन तुरंत ही ऊपर जाकर देखता है जहाँ पर उसे वही लड़की मिनसोना दिखती है जिसने अपने हाथ की नस काट ली थी और ये देखकर सोह्योन अपनी शर्ट से खून बहना रोकता है और चानमी तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ पर बुलाती है। इसके बाद एम्बुलेंस यहाँ पर आकर मिनसोना को ले जाती है। यहाँ पर वही लड़का जंगयोंग ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। अब इसके बाद वही दोनों डिटेक्टिव भी मिनसोना के केस की जांच करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और चानमी को यहाँ देखकर वो समझ जाते हैं कि चानमी ने बुसान से यहाँ पर ट्रांसफर करा लिया है। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव अलग अलग बैठाकर चानमी और सोह्योन से पूछते हैं कि उन्हें मिनसोना किस हालत में मिली थी। दोनों की गवाही बिल्कुल एक जैसी थी। तभी डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि मिनसोना को होश आ गया है और वो खतरे से बाहर है। अब इसके बाद वही लेडी डिटेक्टिव चानमी से वोंग सोक के केस के बारे में बात करती हैं। चानमी कहती है कि मैंने यहाँ पर ये बात किसी को भी नहीं बताई है कि मैं वोंग सोक की बहन हूँ, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल गई तो वो लोग मुझसे दूरी बना लेंगे और वोंग सोक के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चानमी डिटेक्टिव से भी ये बात छुपाने के लिए कहती है और डिटेक्टिव मान जाती हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि वोंग सोक ने सुसाइड ही किया था। वो चानमी से कहती हैं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी पढ़ाई और अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान दो। चानमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आपका काम हो गया ना। इसके बाद चानमी और सोह्योन आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ वही लड़की जीयोन इन्हें देखकर जल रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिनसोना के पास अब उसके डैड आते हैं। वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर काफी दुखी होते हैं। इसके बाद वो स्कूल आकर उसी बुल्ली लड़के को मारने की कोशिश करते हैं। टीचर्स उन्हें रोकने लगते हैं। मिनसोना के डैड टीचर्स से कहते हैं कि उस लड़के ने मेरी बेटी का असोल्ट किया था, आखिर आपने उसे दोबारा स्कूल में आने कैसे दिया। सारे बच्चे भी मिनसोना के डैड को देख रहे थे और इन्हीं में वही लड़की सोह्योन भी होती है। उसे मिनसोना के लिए काफी बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ चानमी के पास उसी लड़की होंग आजंग का मैसेज आता है जो कि चानमी से मिलने के लिए अब तैयार थी। वो चानमी को रात में बॉलिंग एली की छत पर बुलाती है। इसके बाद रात में चानमी बॉलिंग एली की छत पर आ जाती है। होंग आजंग उसे देखकर कहती है कि मैंने इसे आज से पहले नहीं देखा। इसके बाद होंग आजंग की दोस्त सोयन अपना भेष बदलकर चानमी के सामने जाती है और कहती है कि मैं ही होंग आजंग हूँ, लेकिन चानमी ने वोंग सोक के फोन में होंग आजंग का फोटो देखा हुआ था, इसलिए वो कहती है कि मुझे असली आजंग से मिलना है और उससे ही बात करनी है। सोयोन समझ जाती है कि नाटक करने का अब कोई भी फायदा नहीं होगा। वो चानमी से कहती है कि होंग आजंग तुमसे नहीं मिलना चाहती, इसीलिए जो बात कहनी है मुझसे ही कह दो। लेकिन चानमी सोयन को कुछ भी नहीं बताती। ये सुनकर सोयन कहती है कि अब अगर तुमने होंग आजंग को कॉल या फिर मैसेज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद वो जाने लगती है। तभी चानमी कहती है कि आजंग से कह देना अगर उसे वोंग सोक की मौत का जरा भी दुख है तो वो मुझसे आकर बात करे। ये सुनकर सोयन कहती है कि अगर तुम्हें वोंग सोक के बारे में जानना है और उसके बारे में बात करनी है तो तुम्हें इम सोमी से बात करनी चाहिए। वहीं पर सोह्योन बॉलिंग एली में अपने काम पर था। तभी उसके पास नर्सिंग होम से कॉल आती है क्योंकि अब तक उसने वहां पर पैसे जमा नहीं करवाए थे। सोह्योन कहता है कि वो जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लेगा। अब तभी सोह्योन यहाँ पर आती है। वो काफी गुस्से में थी। वो सोह्योन को ये बताने लगती है कि चानमी पहले से ही होंग आजंग को जानती थी, उसने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं वो नहीं हूँ। लेकिन सोह्योन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोह्योन से कहता है कि आखिर मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। इधर चानमी ने अब इम सोमी के बारे में पता कर लिया था और चानमी उसी लड़की इम सोमी से एक कैफे में मिलती है। चानमी उससे पूछती है कि वोंग सोक आखिर किस तरह का लड़का था। इस पर इम सोमी कहती है कि जिस दिन वो मरा था मुझे बहुत खुशी हुई थी और जब मुझे पता चला कि उसने सुसाइड किया है तो मैं समझ गई
ये उसके कर्मों की सजा है। इमसोमी कहती है कि वोंगसोक की वजह से ही मुझे अपना स्कूल बदलना पड़ा था। वो बताती है कि एक बार वोंगसोक ने मुझे बुलाकर धमकाया था और सबके सामने ये प्रूव करने के लिए कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं, क्योंकि इमसोमी ने ये दावा किया था कि वो उसी लड़के वोंगसोक के बच्चे की माँ बनने वाली है। हालांकि ये बात झूठी थी और वोंगसोक ने उसे एक्सपोज कर दिया था और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी, जिसके बाद वोंगसोक ने इमसोमी को स्कूल छोड़ने के लिए कहा था। ये सब बताने के बाद इमसोमी चानमी से कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ जो उसकी मौत से खुश हुई थी। कई सारे लोगों को खुशी हुई थी कि वो मारा गया। वो हमेशा लोगों को धमकाता रहता था। चानमी ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो अपने भाई को हमेशा से अच्छा समझती थी, लेकिन आज उसे अपने भाई के बारे में कोई नई बात सुनने के लिए मिली थी जो कि काफी अजीब थी। चानमी अब वोंगसोक की तरफ से इमसोमी से माफी मांगती है। अब इसके बाद चानमी वापस जाने लगती है, लेकिन वो वोंगसोक के बारे में जानने के बाद काफी दुखी थी। वहीं पर दूसरी तरफ वही लड़की सोयन अपना भेष बदलकर अब मिनसोना से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो मिनसोना के डैड से मिलकर कहती है कि मैं उसकी क्लासमेट हूँ। मिनसोना के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद वो मिनसोना के डैड से बात करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि मैं भी पहले स्कूल में बुली हुआ करती थी, इसीलिए मैं जानती हूँ कि मिनसोना को कैसा लग रहा होगा। मैं उन बुलीज को जान से मारना चाहती हूँ। सोयोन अब मिनसोना के डैड से कुछ पैसों की डील करती है, जिसके बदले में वो उसी बुली लड़के जंगयों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। मिनसोना के डैड पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सोयोन सुहियोन के पास आती है और उसे जंगयों को धमकाने के लिए कहती है। सुहियोन मना करने लगता है। सोयोन कहती है कि तुम पहले भी ये कर चुके हो, तुम्हें याद है पिछले साल जब मैं यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पिछले साल तक स्कूल की गुंडी लड़कियां सोयोन को काफी परेशान करती थीं और उसे मारकर मजे लेती थीं। सोहियोन ने जब ये सब देखा था तो सोहियोन ने उन सभी बुलीज को मारकर मजा चखाया था, जिसके बाद उन बुलीज ने दोबारा सोहियोन को छूने की हिम्मत नहीं की और वो लोग सोयोन से माफी भी मांगने आई थी। सोयोन ने भी उन्हें मारकर अपना बदला ले लिया था। यहीं पर अब भी सोहियोन ये काम करने से मना करता है। सोयोन उसे एक दिन तक सोचने के लिए कहती है। फिर अगले ही दिन सोहियोन को नर्सिंग होम से कॉल आती है। वो तुरंत भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि उसकी मॉम को निमोनिया हो गया था और उसकी मॉम अब हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। सोहियोन उनके सामने अपने आंसुओं को छुपाता है और उनसे फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो अकेले में जाकर काफी ज्यादा रोने लगता है। सोहियोन के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो पैसे कमाने के लिए जंगयों को धमकाने के लिए तैयार हो जाता है। वो रात के समय एक ब्लैक सूट पहनकर स्कूल आ जाता है, जहाँ डार्क रूम में वही गुंडा जंगयोंग अपने दोस्त से बात करते हुए मिनसोना की कुछ फोटोज को निकाल रहा था, जो कि उसने मिनसोना को असोल्ट करते समय ली थी, ताकि जंगयोंग उनकी मदद से मिनसोना को और धमका सके। मगर अब तभी मास्क पहनकर सोहियोन यहाँ पर आ जाता है। वो एक ही पंच में जंगयोंग को बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो चेयर से बंधा हुआ था। सोहियोन अपनी आवाज बदलकर उससे कहता है कि अगर तू चीखा तो मैं तेरी सारी फिंगर्स काट दूंगा। इसके बाद सोहियोन उसके मुंह से टेप हटाता है। जंगयोंग कहता है कि तुम कौन हो। सोहियोन उसे धमकाता है और कहता है कि तूने जो मिनसोना के साथ किया उसके लिए अब तुझे सजा मिलेगी। सोहियोन जंगयोंग से कहता है कि तुम्हें मिनसोना से माफी मांगनी होगी और कल ही तुम इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दोगे और कभी भी यहाँ पर नहीं आओगे। साथ ही तुम जब यहाँ से जा रहे हो तो आराम आराम से मेन डोर से होते हुए जाना, ताकि पूरा स्कूल तुम्हें जाता हुआ देख सके। इसके बाद सोहियोन यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे यहाँ पर रखी हुई मिनसोना की वही फोटो दिखती है, जिसके जरिए जंगयोंग दोबारा से मिनसोना को बुली करने वाला था। और ये देखकर सोहियोन को काफी गुस्सा आता है। सोहियोन जंगयोंग को अब एक हैमर से मारने लगता है और उसके एक पैर को खराब कर देता है। उसका खून सोहियोन के शूज पर भी लग जाता है। इसके बाद सोहियोन भागता हुआ एक दीवार से कूदकर यहाँ से निकल जाता है। वो अपना मास्क हटाता है, मगर तभी यहाँ पर चानमी आ जाती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि दो और स्टूडेंट्स ने भी सोहियोन को भागते हुए देख लिया था, लेकिन वो लोग सोहियोन का चेहरा नहीं देख पाए थे। खैर, यहाँ पर चानमी सोहियोन को देखकर काफी हैरान होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोहियोन कहता है कि मैं अभी भी वर्कआउट करके आ रहा हूँ। चानमी शूज पर कुछ लगा हुआ देख लेती है। फिर वो कहती है कि मैं आज से पहले कभी भी इस रोड से नहीं गई। मैं ये चेक कर रही हूँ कि क्या मैं इस रास्ते से जल्दी घर पहुंच पाऊंगी। सोहियोन कहता है कि यहाँ से भी तुम्हें उतना ही समय लगेगा। इसके बाद वो चानमी को एक रोड बताता है और चानमी जाने लगती है। वो मुड़कर सोहियोन के पैरों को देखती है, जिसके शूज पर खून लगा हुआ था। इसके बाद सोहियोन भागता हुआ अपनी बाइक के पास आता है। वो काफी घबराया हुआ था। फिर वो जिम में आ जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है। अब इसके बाद अगले दिन चानमी अपने भाई वोंगसोक की अस्थियों के पास आती है। चानमी इमसोमी की बातों के बारे में अभी भी सोच रही थी। यहीं पर दूसरी तरफ हम सोहियोन को भी देखते हैं, जो कि अपने बड़े भाई की अस्थियों के पास आया हुआ था। उसने भी अपने भाई को खो दिया था। चानमी जाते हुए उसे देख लेती है और छुप जाती है। सोहियोन उसे नहीं देख पाता और चला जाता है।
चानमी देखती है कि आज सोयोन के भाई को मरे हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। अब तभी सोयोन वापस आ जाता है। वो कुछ भूल गया था। वो चानमी को यहाँ पर देखकर उसे अपने भाई के बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद चानमी भी यहाँ पर रखी हुई वोंगसोक की अस्थियों को उसे दिखाती है और उसे बता देती है कि वो वोंगसोक की बहन है, जो कि उसकी मौत का सच पता लगाने के लिए यहाँ पर आई है। चानमी सोह्योन से ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। इसके बाद सोह्योन चानमी को अपने भाई के बारे में बताता है और कहता है कि जब स्कूल में पुलिस उसे परेशान करने लगे थे तो एक दिन उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने मेरे भाई को बाथरूम जाने से रोक दिया, जिस वजह से सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। और ये चीज मेरी मॉम के सामने हुई थी, जिससे उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। सोह्योन ये बात बताकर दुखी हो जाता है। इसके बाद ये दोनों स्कूल जाने लगते हैं। वहीं स्कूल में ये खबर फैल जाती है कि जंगयोंग स्कूल छोड़कर जा रहा है। जंगयोंग अब मेन गेट से जा रहा होता है और सारे बच्चे उसे जाते हुए देखकर काफी खुश होते हैं। साथ ही सभी लोगों को ये बात भी पता चल जाती है कि किसी ने जंगयोंग को पिछली रात बहुत बुरा मारा है और स्कूल छोड़ने के लिए कहा है और 2 लोगों ने उस काले मास्क वाले इंसान को देखा भी था। ये बात जानकर सभी बच्चे उस इंसान को एक हीरो मानने लगते हैं। यहीं पर सोह्योन और चानमी एक साथ स्कूल आ रहे थे। वो दोनों जंगयोंग को जाता हुआ देखते हैं और यहाँ पर जीह्यून को उन दोनों को एक साथ देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद बास्केटबॉल मैच के समय जीह्यून चानमी के पास आकर उससे कहती है कि तुम सोह्योन के साथ आखिर क्या कर रही थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। चानमी कहती है कि हम दोनों बस एक जगह पर गए हुए थे, हम दोनों डेट नहीं कर रहे। जीह्यून को ये सुनकर सुकून मिलता है। यहाँ पर दोनों टीम्स में काफी अच्छा मैच चल रहा था और सोह्योन काफी अच्छा खेल रहा होता है। जीह्यून भी उसे ही चीयर करने लगती है। तभी उसी लड़के ओसंग को ये अच्छा नहीं लगता। यहीं पर चानमी इमसोमी की बातों के बारे में सोच रही थी। वो इमेजिन करने लगती है कि कैसे यहाँ पर उसके भाई ने ओसंग के कहने पर इमसोमी को धमकाया होगा। यहीं पर अब मैच के दौरान सोह्योन काफी ज्यादा स्कोर कर देता है और तभी वही लड़का ओसंग सोह्योन को धक्का मारता है, जिससे सोह्योन यहीं पर बेहोश हो जाता है। टीचर्स तुरंत ही सोह्योन को लेकर चले जाते हैं। ये देखकर जीह्यून अब ओसंग से फाइट करने लगती है और बाकी सारे बच्चे इन्हें रोकते हैं। अब इसके बाद चानमी भी अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करने आ जाती है। यहाँ पर चानमी अपने नए दोस्त जेबम से एक फेवर मांगती है। वहीं पर दूसरी तरफ सोह्योन को जब होश आता है तो जीह्यून उसका बैग लेकर उसका इंतजार कर रही थी। सोह्योन उसे ऐसा करने के लिए थैंक्स कहता है और उसके साथ जाने लगता है। तभी सोयन, जिसने अपना भेष बदला हुआ था, वो हॉस्पिटल में किसी से मिलने आने लगती है। वहीं हॉस्पिटल में अब मिनसोना जंगयोंग को स्कूल छोड़ते हुए वीडियो देखती है और काफी खुश होती है। उसे भी मास्क वाले हीरो के बारे में पता चल गया था और मिनसोना के डैड भी ये देखकर उसके लिए खुश थे। वो सोयन को थैंक्स भी कहते हैं। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ उसी लेडी डिटेक्टिव को अपने पास बुलाकर जंगयोंग के इस केस की जांच करके मास्क वाले हीरो को पकड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने कानून को अपने हाथ में लिया था। वहीं पर ओसंग अब जेबम के कहने पर चानमी से मिलने आता है। चानमी उससे कहती है कि मुझे तुमसे वोंगसोक के बारे में जानना है। चानमी ओसंग को बता देती है कि वो इमसोमी से मिली थी और इमसोमी ने उसे सब बता दिया है कि वोंगसोक ने तुम्हारे लिए इमसोमी को धमकाया था और स्कूल छुड़वा दिया था। चानमी कहती है कि आखिर तुम्हारी बजाय वोंगसोक ने ऐसा क्यों किया। ओसंग पूछता है कि तुम वोंगसोक को कैसे जानती हो। चानमी कहती है कि मैं शूटिंग क्लब में हूँ और वहीं से मैं उसके बारे में जानती हूँ और मुझे जानना है कि इतना ताकतवर होने के बाद भी वोंगसोक तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों कर रहा था। ओसंग बताता है कि वोंगसोक और मैं दोनों अच्छे दोस्त थे और उसने बस मेरी मदद की थी और वो एक अच्छा इंसान था। ये सुनकर चानमी अब और हैरान होती है, क्योंकि इमसोमी के मुताबिक वोंगसोक एक बुरा इंसान था, लेकिन ओसंग के हिसाब से वोंगसोक एक अच्छा इंसान था। चानमी कहती है कि आखिर वोंगसोक हकीकत में कैसा इंसान था, क्या वो इस तरह मरना डिजर्व करता था। तुम तो उसके अच्छे दोस्त थे ना, तो तुम्हें तो पता होगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, उस दिन क्या हुआ था जब वो मरा था। लेकिन ओसंग अब और बात नहीं कर पाता और यहाँ से चला जाता है, मगर ओसंग अपना फोन यहीं पर भूल गया था। चानमी तुरंत उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है ताकि वो ओसंग को फोन लौटा सके। पीछा करते हुए चानमी ओसंग के घर तक पहुंच जाती है, जो कि काफी बड़ा था। वो बेल बजाती है और मेड से कहती है कि मैं यहाँ पर रहने वाले उस स्टूडेंट की दोस्त हूँ जो कि योंगताई हाई में है। ये सुनकर वो मेड स्टूडेंट को बाहर भेजती है और वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि जीह्यून थी। चानमी तुरंत समझ जाती है कि जीह्यून और ओसंग दोनों भाई बहन हैं, लेकिन उन्होंने ये बात पूरे स्कूल से छुपा रखी है। चानमी उसे ओसंग का फोन देती है, जिसे लेकर जीह्यून गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वो ओसंग को फोन देकर कहती है कि आज चानमी को तुम्हारी वजह से ये पता चल गया कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं, अब तुम्हें ही इस बात को संभालना होगा। वहीं पर अब मिनसोना के डैड सोयोन को पैसे दे देते हैं और वो काफी खुश थे। इसके बाद ये दोनों आज के बाद कभी भी ना मिलने का वादा करते हैं और फिर सोयोन बॉलिंग गली में आकर सोयोन के लॉकर में वही पैसे रख देती है।
अब अगले दिन जीह्यून काफी दुखी थी क्योंकि उसका सीक्रेट अब किसी को पता चल गया था। यहीं पर हमें ये बात भी पता चलती है कि पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ इन दोनों के डैड हैं। अब इसके बाद ओसंग स्कूल पहुंचने से पहले ही चानमी से मिलता है और उसे बताता है कि मैं और जीह्यून कुछ सालों से ही एक साथ रह रहे हैं। मेरे डैड ने 2 साल पहले उसकी मॉम से शादी की थी और तभी से हम दोनों सिबलिंग्स हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ओसंग चानमी से कहता है कि तुम ये बात स्कूल में किसी को भी मत बताना। चानमी भी मान जाती है। ओसंग कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। चानमी यहाँ से चली जाती है। वो स्कूल में जीह्यून से मिलती है और यहीं पर सोह्योन भी जीह्यून को थैंक्स कहता है। अब तभी इन्हें पता चलता है कि 2 डिटेक्टिव जंगयों को मारने वाले का पता लगाने यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इससे खुश नहीं होता। उनके हिसाब से हीरो ने बिल्कुल सही किया, जंगयोंग इसी के लायक था। यहाँ पर जंगयोंग अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा यहाँ पर आया होता है। वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और यहाँ पर वही लेडी डिटेक्टिव अपने जूनियर से कहती है कि जाकर सबसे पहले सारी सीसीटीवी की फुटेज को चेक करो। इसके बाद वो जंगयोंग से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, मगर अब सारे बच्चे चीख कर कहने लगते हैं कि हीरो को पकड़ने की कोशिश मत करो, हीरो बिल्कुल सही कर रहा है। यहीं पर डिटेक्टिव की नजर सोह्योन पर जाती है जो शांत बैठी हुई थी। इसके बाद इन दोनों को उसी स्ट्रीट की वीडियो मिल जाती है जहां पर चानमी ने सोह्योन को देखा था, लेकिन चानमी के साथ सोह्योन रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। मगर ये लोग समझ जाते हैं कि चानमी ने अपना स्कूटर रोक लिया, इसका मतलब है कि उसे वहां पर कोई मिला होगा। और साथ ही ने उन्हीं दोनों स्टूडेंट से ये भी पता चल जाता है कि इसी सेम टाइम पर वो मास्क वाला हीरो उन्हें इस तरफ भागता हुआ दिखा था। इधर स्कूल में अब हीरो की रूमर्स बढ़ने लगती हैं और लोग बात करने लगते हैं कि शायद हीरो ने ही वोंगसोक को भी पनिश किया होगा और जब हीरो वोंगसोक को मार रहा होगा तभी वोंगसोक वहां से नीचे गिर गया और मर गया। चानमी भी इस बारे में सोचने लगती है। अब तभी उसे सोह्योन दिखता है। चानमी को याद आता है कि उसे सोह्योन उस रात अजीब हालत में उस जगह पर मिला था और उसके शूज पर कुछ लगा हुआ था। चानमी को अब उसके ऊपर शक हो जाता है। इसके बाद चानमी उसी मैकेनिक से सोह्योन का एड्रेस लेती है। उसे पता चलता है कि सोह्योन जिम के ऊपर ही रहता है। चानमी अब जिम में आकर छत पर आती है जहाँ पर उसे सोह्योन का घर दिखता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। चानमी अब तलाशी लेने लगती है और तभी उसे वही शूज मिल जाते हैं जिनके ऊपर खून लगा हुआ था। अब तभी सोह्योन भी यहाँ पर आ जाता है। वो दरवाजा खोलने वाला था मगर तभी उसकी कैट उसे आवाज लगाती है और वो कैट के पास चला जाता है। तभी चानमी को सोह्योन की आवाज आती है। चानमी उन शूज को अपने पास रखकर बाहर निकलती है जहां वो देखती है कि सोह्योन की नाक से खून बह रहा है और ये सब कुछ ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा होता है। लेकिन चानमी कुछ भी नहीं कहती, वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है। मगर सोह्योन उसे जाता हुआ देख लेता है और वो देखता है कि उसके वही शूज भी यहाँ से गायब हैं। वो समझ जाता है कि चानमी ने उन्हें चुरा लिया होगा। इधर वही डिटेक्टिव अब चानमी से मिलते हैं और उसे वीडियो दिखाकर उससे पूछते हैं कि इस वीडियो में ये तुम ही हो ना। चानमी हाँ करती है। इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस रात वहां पर कोई मिला था जिस वजह से तुमने अपना स्कूटर रोक लिया। चानमी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन वो इन्हें बता देती है कि उस रात उसे वहां पर सोह्योन मिला था। डिटेक्टिव पूछती हैं कि क्या उसके साथ कुछ अजीब बात थी, क्या उसके पास कुछ सामान था या वो जल्दी में था। चानमी जानती थी कि ये सारी चीजें उस रात सोह्योन में दिख रही थी, लेकिन वो इनसे झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इधर सोह्योन अब बॉलिंग एली में अपना काम कर रहा था। तभी डिटेक्टिव उसके पास भी आ जाते हैं। वो लोग सोह्योन से भी पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम उस रात वहां से क्यों जा रहे थे और किस तरह तुम चानमी से मिले थे। सोह्योन इनसे कहता है कि वो अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करके वहां से जा रहा था। यहाँ पर डिटेक्टिव सोह्योन के शूज पर खून लगा हुआ देखती हैं और सोह्योन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जिम में आकर सफाई करने लगता है। फिर सोह्योन रात में सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी का आखिरी समय जेल में बीतेगा। इसके बाद अगले दिन चानमी सोह्योन से बात करती है मगर सोह्योन गुस्से में था। वो चानमी से कहता है कि तुमने ही मेरे घर से वो शूज चुराए हैं ना, तुमने जरूर उन्हें पुलिस को दे दिया होगा। मगर चानमी ने ऐसा नहीं किया होता क्योंकि चानमी को तो शुरुआत में लग रहा था कि इन पर लगा हुआ खून जंगयों का खून है, मगर जब उसने कल सोह्योन को ब्लीडिंग होते हुए देखा तो अब चानमी को लगता है कि इन शूज के ऊपर भी सोह्योन का ही खून होगा। इसीलिए चानमी उन्हें वापस कर देती है। सोह्योन उससे कहता है कि तुम अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए यहाँ पर आई थी ना, तो जान लो कि हीरो ने उसे नहीं मारा, अब तुम वापस बुसान लौट सकती हो। चानमी ये सुनकर कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। सोह्योन उसे कुछ भी नहीं बताता। चानमी उससे पूछते हुए क्लास तक आ जाती है। तभी जीह्यून सोह्योन को प्रोटेक्ट करने यहाँ पर आ जाती है, मगर चानमी उससे कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं है, तुम हमसे दूर रहो। मगर जीह्यून चानमी को बाहर लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम मेरा सीक्रेट जानती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे चाहो वैसे मुझसे बात कर सकती हो।
चानमी कहती है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट से कोई भी मतलब नहीं है और ना ही मैं किसी को वो बताने वाली हूँ, तुम बस अपने काम से काम रखो। मगर जीहुन उससे लड़ने लगती है। चानमी उसे कहती है कि मुझसे दूर रहना। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। यहीं पर जीहुन की दोनों दोस्त ये सब सुन रही थी। वहीं रात में सोह्योन बॉलिंग एली के लॉकर से सारा सामान निकालता है जो कि वो अपने साथ उस रात ले गया था और सोह्योन उन्हें फेंकने जाने लगता है। तभी डिटेक्टिव यहाँ पर आ जाती हैं, मगर इस बार वो डिटेक्टिव बनकर नहीं आई थी बल्कि एक कस्टमर की तरह आई होती हैं और इसीलिए वो सोह्योन से कोई भी पूछताछ नहीं करती। सोह्योन उस सामान को कूड़े में फेंक देता है। इसके बाद वो देखता है कि वही डॉक्टर जो कि उसका इलाज कर रहे हैं, वो डॉक्टर इन डिटेक्टिव के हस्बैंड हैं। अब अगले दिन चानमी को अपने लॉकर में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि चानमी, क्लास खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम में मुझसे आकर मिलो, मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। चानमी को ये बात समझ नहीं आती कि ये नोट किसने रखा होगा। चानमी क्लास खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम में जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था और अब तभी कोई चानमी के ऊपर हमला करता है जिससे चानमी बेहोश हो जाती है। वो इंसान चानमी का फोन उठाकर चानमी के फिंगरप्रिंट से उसका लॉक खोलकर उसमें कुछ करने लगता है। इसके बाद चानमी को हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ पर उसके पास जेबम बैठा हुआ था। चानमी को याद था कि बेहोशी की हालत में जेबम ही उसे बचाने आया था। वहीं पर सोह्योन अब अपनी मॉम के नर्सिंग होम में पैसे जमा करा देता है जो कि वही पैसे थे जो उसे जंगियों को मारकर मिले थे। इधर चानमी अब हॉस्पिटल में थी जहां अब वो बिल्कुल ठीक थी। वो जेबम से बात करती है और जेबम कहता है कि तुम वहां पर ऑडिटोरियम में क्या कर रही थी। चानमी कहती है कि वो बस वहां पर किसी शांत जगह की तलाश में गई थी। चानमी कहती है कि तुम वहां पर क्यों आए। इस पर जेबम बताता है कि मैं ग्राउंड में बैठकर मैच देख रहा था और तभी मैंने तुम्हें अकेले ऑडिटोरियम में जाते हुए देखा और जब काफी देर बाद भी तुम वहां से बाहर नहीं निकली तो मैं वहां पर चेक करने आ गया जहां पर तुम बेहोश पड़ी हुई थी। चानमी उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर अगले दिन जब जीह्यून स्कूल पहुंचती है तो सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। जीह्यून को पता चलता है कि सभी लोग आपस में उसके बारे में ही बात कर रहे हैं और जीह्यून को पता चलता है कि पूरे स्कूल में उसका एक न्यूड फोटो घूम रहा है। जीह्यून को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, हालांकि वो जानती थी कि ये फेक है। इधर चानमी अब अगले दिन स्कूल जाने लगती है। जेबम भी यहाँ पर आ जाता है। वो चानमी से कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल के बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल मेरी फैमिली का है। इसके बाद ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं जहाँ पर जीह्यून ने ये पता लगा लिया था कि उसका ये न्यूड फोटो सबसे पहले किसने सेंड किया था और वो लड़की चानमी की शूटिंग टीम की कैप्टन थी। वो लड़की कहती है कि मुझे ये फोटो सबसे पहले चानमी ने भेजा था। वो लड़की अपना फोन भी दिखाती है जिसमें चानमी ने ही सबसे पहले उसे मैसेज करके ये फोटो भेजा होता है। अब तभी चानमी यहाँ पर आ जाती है। जीह्यून को उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है। वो चानमी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जीह्यून उसे और मारने वाली थी मगर तभी सोह्योन यहाँ पर आकर चानमी को बचा लेता है। वो चानमी को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन चानमी सोह्योन पर ही चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैं उस चीज का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेने वाली जो मैंने की ही नहीं। सोह्योन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, बुसान लौट जाओ क्योंकि यहाँ चीजें अब और बुरी होती जाएंगी और तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। चानमी को काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद चानमी अपनी शूटिंग टीम की लीडर से बात करती है और उसके फोन में मैसेजेस को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सच में उसके ही फोन से जीह्यून का फोटो सबसे पहले भेजा गया था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये मैसेजेस चानमी के फोन से डिलीट हो चुके थे। चानमी फोटो भेजने का टाइम देखती है और उसे याद आता है कि कल इसी टाइम पर उसके ऊपर हमला हुआ था, यानी कि जिसने हमला किया उसी ने उसके फोन से ये फोटोज बनाकर सबसे पहले भेजे थे। इसके बाद जेबम उससे पूछने आता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। चानमी उसे सच बताती है कि कल ऑडिटोरियम में वो खुद ही बेहोश नहीं हुई थी बल्कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया था और उसी इंसान ने मेरे फोन से ये फेक न्यूड बनाकर सेंड किया था। जेबम ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन तभी उसे उस इंसान को पकड़ने का एक आइडिया आता है। इधर जीह्यून अब सोह्योन से कहती है कि तुमने चानमी को क्यों बचाया। सोह्योन बताता है कि चानमी ने कुछ भी नहीं किया, जरूर कुछ और बात होगी। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर लंच टाइम में भी सारे बच्चे जीह्यून को ही घूर रहे होते हैं। तभी जीह्यून जेबम और चानमी को एक साथ देखती है और अब तभी जेबम के पास मैसेज आता है। जेबम बताता है कि प्रिंसिपल सर हमें सीसीटीवी की फुटेज दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब जेबम खुद जाकर सीसीटीवी की फुटेज को चेक करता है और देखने लगता है कि आखिर कौन ऑडिटोरियम में चानमी के बाद गया था। जेबम कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वहीं क्लास में जीह्यून को अब पता चलता है कि उसके बारे में एक और रूमर फैलना शुरू हो गई है और वो रूमर ये है कि ओसांग
और जीhyun दोनों भाई बहन हैं। जीhyun ये सुनकर काफी घबरा जाती है। वो कहती है कि क्या ये भी चानमी ने फैलाई है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये बात किसने फैलाई। अब तभी ओसंग भी जीhyun के पास आकर बात करता है और दोनों काफी गुस्से में थे। ये दोनों अब फैसला कर लेते हैं कि ये सबके सामने ये मान लेंगे कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। ओसंग जीhyun से कहता है कि अब चानमी को तुम संभाल लेना। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। यहीं चानमी के पास अब जेबम आता है। चानमी कहती है कि रिकॉर्डिंग्स में कुछ दिखा गया, वो इंसान कौन था? जेबम कहता है कि नहीं, तुम अकेली थी, तुम्हारे अलावा वहां पर कोई नहीं गया। शायद उस इंसान को कोई और भी रास्ता पता होगा जहां से वो एंटर हो गया होगा। ये बात सुनकर चानमी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वहीं पर ओसंग अब अपने डैड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वो अपने डैड को सब बताकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़की चानमी को हमारे स्कूल से निकलवा कर वापस बुसान भेज दो। और इसका तरीका यह है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती है वो अपार्टमेंट वाले हाई स्कूल की लड़की को रखकर रूल्स तोड़ रहे हैं। इधर चानमी के पास अब किसी का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। चानमी रात तक उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जीhyun कई सारी गुंडी लड़कियों के साथ यहाँ बैठी हुई थी। उसने इन लड़कियों को पैसे दिए थे और अब ये लड़कियां चानमी को मारने लगती हैं। चानमी भी फाइट बैक करती है, लेकिन वो इन तीनों के सामने काफी कमजोर थी। यहीं पर सोह्योन की भी जिम करीब में ही होती है और वो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद छत पर आ जाता है जहां वो देखता है कि कुछ लड़कियां मिलकर चानमी को मार रही हैं। वो तुरंत ही चानमी को बचाने भागता है। फिर उसे जीhyun भी अपनी साथियों के साथ बाहर निकलती हुई दिखती है। इधर चानमी अब उठती है, जिसकी हालत अब खराब थी। वो अपना सामान बिटोलकर यहाँ से जाने लगती है। तभी सोह्योन यहाँ पर आ जाता है। चानमी उससे बिना कुछ कहे ही यहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी यहाँ आती है, जिन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है। लेकिन सोह्योन बात को संभाल लेता है और वो गिरी हुई चीजों को भी उठाकर रखने लगता है। तभी उसे चानमी का वॉलेट मिलता है, जिसमें उसकी और उसके भाई वोंगसोक की फोटो थी। इधर चानमी अब अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने उसके फेक न्यूड्स बनाकर हर जगह चिपका दिए हैं। चानमी तुरंत ही उन्हें हटाने लगती है। तभी अपार्टमेंट का ओनर यहाँ पर आता है और वो चानमी से कहता है कि तुम्हें अभी ही अपना रूम खाली करना पड़ेगा। पुलिस यहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा है कि वो दोबारा चेक करने आएंगे। चानमी ये सुनकर और परेशान हो जाती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अब वो आदमी चानमी की बात नहीं सुनता। तभी सोह्योन भी यहाँ पर आ जाता है। चानमी कहती है कि तुमने अपने घर की छत से सब कुछ देख लिया होगा, तो उस सबको अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन सोह्योन चानमी की मदद करना चाहता था। वो चानमी से कहता है कि तुम चाहो तो कुछ दिनों तक मेरे घर में रह सकती हो, जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई नया घर नहीं मिल जाता। चानमी के पास भी अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए चानमी सोह्योन के घर आ जाती है। फिर चानमी और सोह्योन दोनों एक साथ खाना खाते हैं। इसके बाद सोह्योन अपने रूम को छोड़कर जिम में अपना बेड लगा लेता है। चानमी को उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन सोह्योन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चानमी सोह्योन के रूम में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओसंग को देखते हैं, जो कि चानमी की वोंगसोक से की हुई चैट को पढ़ रहा था और उसे पता चल जाता है कि चानमी वोंगसोक की बहन है। अब अगली सुबह सोह्योन चानमी को एक नई कैट से मिलवाता है, जिसे वो घर में ही खाना खिलाया करता था। इसके बाद चानमी सोह्योन के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाती है और ये दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। वो ब्रेकफास्ट सोह्योन को काफी पसंद आता है। फिर ये दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें जेबम मिलता है, जो कि अपनी कार से स्कूल आ रहा था। उसे देखकर सोह्योन आगे चला जाता है। इसके बाद जब चानमी स्कूल पहुंचकर अपना लॉकर खोलती है तो उसे एक और नोट मिलता है, जिसमें किसी ने लिखा था कि 5th पीरियड में ऑडिटोरियम में आ जाना। चानमी को वहां पर जीhyun दिखती है। चानमी को लगता है कि जीhyun ने ही ये नोट लिखा होगा, लेकिन जीhyun को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहीं पर अब सोह्योन ओसंग और जीhyun के मजे ले रही थी। वो कहती है कि तुम दोनों सिबलिंग्स हो, तो फिर भी तुम्हारे सरनेम्स अलग अलग क्यों हैं और तुम दोनों अलग अलग स्कूल क्यों आते हो। सोह्योन इन दोनों का मजाक उड़ाकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ओसंग जंगयोंग से मिलता है और कहता है कि तू मुझे मिलने यहाँ पर क्यों आया है, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना। जंगयोंग कहता है कि तुम्हें उस इंसान को ढूंढने में कितना समय लगेगा जिसने मुझे मारा था। जंगयोंग थोड़ा गुस्से में ओसंग से बात करने लगता है। ओसंग कहता है कि लगता है तू भूल गया है कि तू मुझसे कितना डरता था। ये सुनकर जंगयोंग का कजन ओसंग को पकड़ लेता है, लेकिन जंगयोंग उसे रोक देता है। ओसंग कहता है कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा दिखाई मत देना। यहीं पर जंगयोंग का कजन कहता है कि तुमने मुझे रोका क्यों। इस पर जंगयोंग कहता है कि हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो काफी खतरनाक है। अब ये तीनों स्कूल जिम में शोर मचाते हुए बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, जिससे यहाँ सो रहे सोह्योन की भी नींद खराब हो जाती है। अब तभी जेबम यहाँ पर आता है, जो इन तीनों से कहता है कि ये हमारे स्कूल की जिम है, तुम्हें यहाँ पर इस तरह नहीं कूदना चाहिए। लेकिन ये सुनकर जंगयोंग के साथी जेबम को मारने लगते हैं। तभी सोह्योन यहाँ पर आकर उनसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग सोह्योन से भी लड़ने लगते हैं। सोह्योन उनसे फाइट करता है और वो फाइट में इनसे काफी अच्छा था। वो इन्हें काफी बुरा मारता है। तभी जेबम उसे आकर रोक लेता है। यहाँ पर जंगयोंग ये सब होता हुआ
और उसे शक हो जाता है कि उसे मारने वाला वो हीरो सोह्योन भी हो सकता है क्योंकि वो फाइटिंग में काफी अच्छा है। यहीं पर 5th पीरियड में अब चानमी ऑडिटोरियम में जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि आज तो सीनियर्स के लिए कोई इवेंट होने वाला था, लेकिन कोई आज उसे यहाँ पर क्या दिखाना चाहता है। अब इसके बाद इवेंट शुरू हो जाता है और एक मॉन्क इनके साथ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करने आता है। लेकिन सबसे पहले इन सभी बच्चों को नेचर्स की वीडियो दिखाई जाती हैं। तभी अचानक से वो वीडियोस कट होकर वोंगसोक की एक वीडियो चल जाती है जिसमें साफ दिखता है कि वोंगसोक को किसी ने लात मारकर नीचे गिराया था। और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चानमी को भी ये वीडियो देखकर काफी दुख होता है। साथ ही अब सभी को पता चल जाता है कि वोंगसोक ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि सच में उसका मर्डर हुआ था। अब इसके बाद डिटेक्टिव भी इस केस की जांच करते हैं। वो वीडियो को देखते हैं, लेकिन उन्हें किलर का चेहरा वीडियो में नहीं दिख पाता। यहाँ पर लेडी डिटेक्टिव अपने जूनियर को तुरंत ही स्कूल में जाकर ये पता करने के लिए कहती हैं कि आखिर मॉन्क की वीडियो इस वीडियो से स्विच कैसे हो गई। अब तभी कैप्टन यहाँ पर आ जाती है और कहती हैं कि इस केस से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये केस होमोसाइड केस था जो कि क्लोज हो चुका है, तो तुम दोनों बस मिसिंग किड्स को ढूंढने का काम करो। और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर पुलिस चीफ को भी इस केस के बारे में बताया जाता है और पुलिस चीफ इस केस की चीफ इन्वेस्टिगेटर उसी डिटेक्टिव को बनवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चानमी उस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा रो रही थी। वो सोचती है कि आखिर वो कौन है जिसने उसे ये नोट लिखा था। अब इसके बाद वो सोह्योन के घर आ जाती है। सोह्योन उससे आज की वीडियो के बारे में बात करता है। चानमी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने इस चीज को कई बार इमेजिन किया था कि मेरा भाई कैसे गिरा होगा। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेबम अब अपने दोस्त ओसंग से एक जगह पर मिलता है और ये दोनों वोंगसोक की वीडियो के बारे में बातें करते हैं। तभी जेबम कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ही चानमी के पीछे उस दिन ऑडिटोरियम में गए थे। ओसंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जेबम उसे फोटोज दिखाता है और कहता है कि इन शूज को देखो, ये काफी लिमिटेड एडिशन के शूज हैं और ये वही हैं जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किए थे। जेबम कहता है कि तुमने चानमी पर हमला क्यों किया। ओसंग कहता है कि वो मेरा दिमाग खराब कर रही थी। जेबम कहता है कि तुम्ही ने उसके फोन से वो न्यूड सेंड किया था ना। ओसंग कहता है कि वो बस चानमी को स्कूल से निकलवाना चाहता था, मुझे उसे देखकर गुस्सा आ जाता है। जेबम कहता है कि मैं चानमी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा और ना ही मैंने अभी तक उसे कुछ सच बताया है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके साथ अब कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने कुछ भी किया तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ओसंग ये सुनकर अब ओसंग जेबम को बता देता है कि चानमी वोंगसोक की बहन है जो कि वोंगसोक के किलर को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई है। जेबम को काफी हैरानी होती है। वहीं दूसरी तरफ जीह्यून अब उसी लड़की सोयन से बदला लेने के लिए अपने उन्हीं दोस्तों से उसे काफी बुरा पिटवाती है। फिर अगले दिन जेबम को एक पेड़ पर शूज लटके हुए दिखते हैं और तभी ओसंग यहाँ पर आता है जिसने आज दूसरे शूज पहन रखे थे। वो फोटो लेकर लटके हुए शूज जेबम को दिखाता है जो कि वही लिमिटेड एडिशन वाले शूज थे। और ओसंग कहता है कि इतने महंगे शूज आखिर कोई कैसे फेंक सकता है, ये दुनिया पागलों से भरी पड़ी है। हालांकि ये काम ओसंग ने खुद ही किया होता है, वो जेबम को दिखा रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। खैर यहीं पर आज जब चानमी स्कूल आती है तो सभी बच्चे उसी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और चानमी को एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट पीरियड में शूटिंग रेंज में आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चानमी इस नोट को पढ़ने के बाद यहाँ से चली जाती है। यहीं पर अब वो पुलिस ऑफिसर्स भी वोंगसोक के इस केस की दोबारा से जांच करने लगते हैं। वो ये पता लगाने लगते हैं कि आखिर मॉन्क की वीडियो वोंगसोक के मरने की वीडियो से स्विच कैसे हुई और इन्हें पता चलता है कि वाईफाई के पासवर्ड की मदद से कोई भी आराम से उस वीडियो को स्विच कर सकता था। यहाँ पर वही लेडी इमेजिन करने लगती है कि स्कूल के ही किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया हो सकता है जो आराम से यहाँ पर बैठा था। यहीं अब जब सोयन स्कूल आती है जिसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी क्योंकि जीह्यून ने उसे पिटवाया था और ओसंग ये देखकर उसका मजाक बनाता है। यहीं पर जेबम ओसंग के बिहेवियर को देखकर काफी परेशान था। वहीं अब चानमी को सबसे पहले डिटेक्टिव्स पूछताछ के लिए बुलाते हैं। चानमी वहां पर जाने लगती है, तभी उसे नोट वाली बात याद आती है। वो पहले उसी इंसान से मिलने के लिए शूटिंग रेंज में आ जाती है जहां उसके सामने कोई और नहीं बल्कि जेबम आता है, जिसे देखकर चानमी हैरान रह जाती है। चानमी पूछती है कि क्या तुमने ही मेरे लॉकर में वो नोट रखा था। जेबम मना करता है और कहता है कि मुझे किसी नोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तभी इन दोनों को एक अजीब इंसान दिखता है। चानमी समझ जाती है कि ये वही है जिसने नोट लिखा था, लेकिन वो इंसान जेबम को देखकर भागने लगता है। जेबम उसके पीछे जाता है मगर वो इंसान यहाँ से चला जाता है। जेबम अब चानमी से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो इंसान भाग गया। जेबम कहता है कि मैंने तुम्हें शूटिंग रेंज में आते हुए देखा था और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। चानमी कहती है कि कोई बात नहीं। वो जेबम से पूछती है कि क्या लगता है ये वही होगा जिसने मुझ पर पहले भी हमला किया था। जेबम कहता है कि जरूर ये कोई और होगा। चानमी को जेबम का इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलना
काफी अजीब लगता है। वो कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये कोई और होगा। जेबम कहता है कि मुझे बस ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद चानमी डिटेक्टिव्स के पास जाती है। लेडी डिटेक्टिव चानमी से माफी मांगती हैं क्योंकि चानमी ने इनसे पहले भी कहा था कि वोंगसोक का मर्डर हुआ है, लेकिन इन्होंने चानमी की बात पर यकीन नहीं किया। यहाँ पर अब ये लोग चानमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब तक कुछ पता चला, क्योंकि तुम भी तो किलर का पता लगाने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर हुई थी। चानमी अब फ्रस्ट्रेट होकर इन पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप 3 महीने बाद मुझसे ये पूछ रहे हो, जबकि किलर ने अब तक सारे सबूत मिटा दिए होंगे। आपको सबसे पहले वोंगसोक के फोन को ढूंढना चाहिए। चानमी ने फिर से उसी दिन की कॉल के बारे में बताना शुरू कर देती है और कहती है कि वहाँ पर उस दिन कोई और भी आया था, जिसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर चानमी इनसे पूछती है कि जिस भी इंसान ने ये वीडियो ऑडिटोरियम में प्ले की, आपको क्या लगता है उसने 3 महीनों बाद ही ये सच सबके सामने लाने का फैसला क्यों किया होगा? क्योंकि अगर शुरुआत से ही वो इंसान पुलिस को वो वीडियो दिखा देता तो किलर को पकड़ना काफी आसान होता। डिटेक्टिव्स को भी ये बात नहीं पता थी। इधर जेबम अब ओसंग से दोबारा से मिलता है और पूछता है कि क्या तुमने ही दोबारा से चानमी को नोट भेजा था? ओसंग मना करता है और पूछता है कि कुछ हुआ है क्या? जेबम कहता है कि कुछ भी नहीं और ये बोलकर वो चला जाता है। यहीं पर आजंग अब दोबारा से स्कूल आना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो अपनी दोस्त सोएन के साथ कहीं जा रही थी तो अचानक से उसे कुछ होने लगता है और इसके बाद वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है। यहीं पर सोह्योन से भी अब डिटेक्टिव पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुम पहले सेमेस्टर में वोंगसोक के साथ सेम क्लास में पढ़ते थे और उसके साथ तुम्हारी एक बार फाइट भी हुई थी। सोह्योन कहता है कि उसने ही मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया था और एक बार फाइट का मतलब ये नहीं कि मैं उसे जान से मार दूंगा। यहाँ पर लेडी डिटेक्टिव उससे पूछती हैं कि तुमने ही सबसे पहले पुलिस को कॉल करके वोंगसोक के गिरने के बारे में बताया था ना, लेकिन उस दिन जब सभी स्टूडेंट ऑडिटोरियम में इकट्ठा थे तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? सोह्योन कहता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस बिल्डिंग के पास एक कैट रहती है जिसे मैं रोज खाना खिलाता हूँ और उस दिन भी मैं उसे खाना खिला रहा था, तभी मुझे वोंगसोक के गिरने की आवाज आई। फिर डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर वोंगसोक का बेस्ट फ्रेंड कौन था? इस पर सोह्योन कहता है कि ओसंग और वोंगसोक काफी ज्यादा एक साथ रहते थे। ये बात सुनकर डिटेक्टिव्स को थोड़ी हैरानी होती है। इसके बाद सोह्योन यहाँ से अपने टीचर से मिलने जाता है, जो कि उसकी काउंसलिंग करते हैं और कहते हैं कि इन सारी चीजों की वजह से अपना ध्यान पढ़ाई से मत हटने देना। वो पूछते हैं कि तुम्हारा अगले साल क्या करने का प्लान है, क्या तुमने कॉलेज जाने के बारे में सोचा है? सोह्योन सोचता है कि उसके पास बस एक ही साल बचा हुआ है जिंदा रहने के लिए, वो इस साल में क्या करना चाहेगा। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने जाता है। उसकी मॉम उससे मिलकर खुश थी, लेकिन सोह्योन उनसे पूछता है कि आप सबसे ज्यादा खुश कब थी? इस पर उसकी मॉम बताती हैं कि जब तुमने पहली बार किंडरगार्टन जाना शुरू किया था तो मैं सबसे ज्यादा खुश हुई थी। अपने दोनों बेटों को एक साथ बड़ा होते हुए देखकर मुझे अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस होती थी। ये बात बोलकर वो इमोशनल होने लगती हैं। वो सोह्योन से हमेशा खुश रहने के लिए कहती हैं। सोह्योन उन्हें संभालता है और इसके बाद वो खुद भी एक नदी के किनारे जाकर रोने लगता है। फिर कुछ समय बाद चानमी अपनी छत से सोह्योन को आता हुआ देखती है। वो सोह्योन को वहीं पर रोककर उसके लिए ड्रिंक लाती है और उसे देने लगती है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर सोह्योन कहता है कि जो करवाना चाहती हो वो साफ साफ कह दो। फिर चानमी कहती है कि वोंगसोक को अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स अब उसका सामान मुझे देने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि वोंगसोक ने सुसाइड नहीं किया था, लेकिन मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहती, इसीलिए अगर क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? सोह्योन मान जाता है और चानमी के साथ वोंगसोक का सामान लेने जाता है, लेकिन वोंगसोक को अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स को देखकर अब भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उन्हें वोंगसोक के मरने का जरा भी दुख हो, और इस बात पर सोह्योन उनसे बहस करने लगता है। वो कहता है कि सबसे पहले आप लोगों ने ही वोंगसोक को अंदर से मार दिया होगा। आखिर आप कैसे माँ बाप हो जो इस बात पर खुश हो रहे हो कि उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ है? चानमी सोह्योन को शांत कराती है और यहाँ से ले जाती है। इसके बाद जिम में आकर चानमी सूटकेस के पासपोर्ट के बारे में सोचती है। चानमी कहती है कि जिस दिन हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ा था, हम उस दिन को हमेशा याद रखते थे, इस उम्मीद में कि क्या पता हमारे माँ बाप ने हमें ना छोड़ा हो और वो उस दिन हमें वापस लेने के लिए फिर से आ जाएं। चानमी अब उसी दिन के नंबर्स को एंटर करती है और सूटकेस खुल जाता है। इसके बाद चानमी उसके अंदर का सामान देखने लगती है। इसमें कई सारे फोटोज और वो चीजें थी जो कि चानमी ने अपने भाई को गिफ्ट में दी थी। साथ ही इसमें एक पिस्टल भी होती है जो कि चानमी ने ही वोंगसोक को दी थी, और इसी में इन दोनों को ड्रिंक भी मिलती है और ये दोनों साथ बैठकर ड्रिंक पीने लगते हैं। सोह्योन वोंगसोक के सामान को देखता है और सोचता है तो बस मरने वाले लोग अपने पीछे सामान ही छोड़ जाते हैं। सोह्योन अब चानमी से पूछता है कि अगले साल तुम क्या करोगी? वो बताती है कि मैं एक सोल्जर बनूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वोंगसोक बनना चाहता था। सोह्योन भी अपनी माँ की बात याद करके अब इमोशनल हो जाता है। वो यहाँ से चला जाता है और छत पर जाकर रोने लगता है। तभी चानमी उसके पास आती है और उसे सहारा देती है। वो जानती थी कि सोह्योन क्यों रो रहा है।
अब अगली सुबह चानवी जल्दी स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर सोयोन से मिलकर वो कहती है कि आजंग स्कूल आने लगी है, इसीलिए उससे कहना कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इसके बाद चानवी आखिरकार होंग आजंग से मिलती है और वोंगसोक के बारे में उससे पूछती है। आजंग कहती है कि वोंगसोक ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ गलत बताया है, हम दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे और ना ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये बात सुनकर चानवी उसे फोटो दिखाकर उससे पूछती है कि इस फोटो में तो तुम ही वोंगसोक के साथ हो ना। इस पर वो बताती है कि ये फोटो तब की है जब मैंने उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे एक एजेंसी के साथ डील करनी थी और एक बॉयफ्रेंड की जरूरत थी और वोंगसोक उस एक दिन के लिए मेरा फेक बॉयफ्रेंड बना था। चानवी पिछले साल समर को याद करती है जब वोंगसोक ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो दिखाते समय एक फोटो दिखाया था और कहा था कि हम दोनों साथ में डेबू आइलैंड पर गए थे, लेकिन होंग आजंग मना कर देती है और कहती कि मैं उसके साथ कभी भी वहां पर नहीं गई। ये सब बताने के बाद आजंग अपनी दोस्त के साथ यहाँ से चली जाती है। चानवी अब और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इधर होंग आजंग अब एक रेस्टोरेंट में आकर काफी ज्यादा खाना खाने लगती है, जो देखकर सोह्योन और सोयन दोनों हैरान थे। तभी आजंग इन्हें बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात सुनकर वो दोनों और चौंक जाते हैं। इसके बाद ये लोग आजंग से पूछते हैं कि क्या तुम सच में ये बेबी रखने वाली हो और इसका फादर कौन है। आजंग कहती है कि हाँ, वो ये बेबी रखेगी और इसके फादर के बारे में वो इन्हें अभी नहीं बताती। अब इसके बाद हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सेजिन होता है, जो कि अपनी वायलिन की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम चानवी को देखते हैं जो कि अब एक कैफे में जाती है और वहां जाकर एक जगह को फोटो से मैच करने लगती है। दरअसल 6 महीने पहले जब चानवी वोंगसोक से चैट में बात कर रही थी तो वोंगसोक ने उसे इसी कैफे की फोटो भेजकर बताया था कि वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर जाता है। चानवी इस जगह को अच्छे से देखती है और फिर यहाँ पर काम करने वाली लेडी से पूछती है कि क्या आप इसे जानती हो, लेकिन उस लेडी को कुछ भी नहीं पता था। तभी यहाँ पर वही लड़का सेजिन आ जाता है जो कि यहाँ पर काम करता था। वो कहता है कि ये तो वोंगसोक है। इसके बाद वो चानवी से बात करने लगता है और बताता है कि वो भी वोंगसोक के साथ सेम क्लास में पढ़ता था, लेकिन फिर उसने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। चानवी कहती है कि क्या इसके पीछे कोई वजह थी। सेजिन बताता है कि अगले महीने वो पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा है। फिर वो चानवी से पूछता है कि आखिर तुम वोंगसोक के बारे में पता क्यों कर रही हो और यहाँ तक कैसे आ गई। चानवी कहती है कि वो शूटिंग क्लब से वोंगसोक को जानती है और वो दोनों अक्सर बातें भी करते थे। वोंगसोक ने ही उसे इस जगह के बारे में बताया था। ये सुनकर सेजिन कहने लगता है कि जरूर वोंगसोक और तुम काफी ज्यादा करीब हो गए, तभी तो उसने तुम्हें इसके बारे में बताया। सेजिन कहता है कि कभी कभी मुझे भी उसकी याद आती है, हम भी काफी करीब थे, वो अक्सर यहाँ पर आया करता था। असल में वो एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने एक बार मेरी जान भी बचाई थी। इसके बाद हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब सेजिन उसी स्कूल में पढ़ता था और यहाँ पर जंगयोंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बहुत ज्यादा बुली किया करता था। वो कभी सेजिन के ऊपर अंडे फेंक कर मारता था तो कभी उसके ऊपर मिल्क डाल देता था, लेकिन फिर वोंगसोक ने सेजिन की मदद की। उसने जंगयोंग को काफी बुरा मारा था, जिसके बाद से जंगयोंग ने वोंगसोक को सेजिन के साथ देखकर परेशान करना छोड़ दिया। साथ ही वोंगसोक और सेजिन दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। सेजिन चानवी को ये सब बताकर यहाँ से जाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वोंगसोक ने सेजिन को चानवी के बारे में सब कुछ बताया था कि वो उसकी बहन है जो कि बुसान में रहती है और वोंगसोक को भी अडॉप्ट किया गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेजिन चानवी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था, लेकिन फिर वो इस तरह का दिखावा क्यों कर रहा था, मानो उसे कुछ भी पता ही ना हो। खैर अब अगले दिन हम आजंग और सोयन को देखते हैं। आजंग सोयन के साथ अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तो तभी एक लड़का उससे पहले डॉक्टर के रूम में चला जाता है। उस लड़के को देखकर डॉक्टर भी काफी परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का डॉक्टर को धमकाता है और कहता है कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर डॉक्टर अब चिल्लाना शुरू कर देती हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। वो लड़का भी बड़ी आराम से चला जाता है। तभी आजंग को याद आता है कि ये तो वही लड़का जू है। आजंग कहती है कि हमारा मिडिल स्कूल सेम था और इसके साथ बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ पर डॉक्टर की हालत अब काफी खराब हो जाती है, इसीलिए सारे पेशेंट्स को वापस भेज दिया जाता है। सोयन कहती है कि वो लड़का बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर से मिलने गया और डॉक्टर की हालत खुद ही खराब हो गई। तभी आजंग को याद आता है कि उस विक्टिम की माँ भी तो एक डॉक्टर ही थी, जरूर ये वही डॉक्टर होंगी। इसके बाद आजंग सोयन को बताती है कि उस लड़के जू ने उन डॉक्टर की बेटी का मर्डर कर दिया था। ये 2 साल पहले की बात है, उस समय तक वो माइनर था और इसीलिए उस लड़के जू को कोई बड़ी सजा नहीं मिली। आजंग बताती है कि उसने लड़की को कई बार चाकू से मारा था और उस लड़के को बस छोटी सी सजा मिली और अब वो आजाद है। ये बात सुनकर सोयन को बहुत गुस्सा आता है। इधर जिम में जेबम अब सोह्योन से मिलने आया था। उसके कोच जेबम को भी जिम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद सोह्योन जेबम को थोड़ा वेट करने के लिए कहता है।
जेबम बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 लड़के आकर जेबम से फाइट करने लगते हैं। तभी सोह्योन यहाँ पर आता है। सोह्योन को देखकर वो तीनों लड़के तुरंत ही जेबम को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जेबम सोह्योन को अपने साथ रेस ट्रैक पर लाता है और राइड कराने लगता है। सोह्योन को इस राइड में काफी मजा आता है। वो खुद भी एक बार ड्राइव करता है और इन दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद रात में सोएन जेबम और सोह्योन को बोलिंग एली में आता हुआ देखती है। इसके बाद वो सोह्योन से मिलकर उसे छत पर आने के लिए कहती है, क्योंकि सोएन फिर से सोह्योन के लिए काम लाई थी। इधर दूसरी तरफ जेबम अपने घर में आकर शावर लेकर बाहर निकलता है तो देखता है कि एक बुक टेबल पर रखी हुई है। उसे याद आता है कि जब वो घर आया था तो उसने तो यहाँ पर चाबियां रखी थी। जेबम उस बुक को देखता है, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी मॉम से पूछता है कि उसके रूम में कोई आया था क्या। उसकी मॉम कहती हैं कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर जेबम देखता है कि चाबियां दूसरी जगह रखी हुई हैं। जेबम सोचता है कि वो चाबियों को कभी भी यहाँ पर नहीं रखता, तो आखिर ये यहाँ पर कैसे आई। फिर जेबम को उसी बुक के अंदर एक फोटो मिलती है जिसमें जेबम वोंगसोक के साथ एक स्टेबल में था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से जेबम वोंगसोक को पहचान नहीं पाता। इधर दूसरी तरफ सोयन अब सोह्योन को उन्हीं डॉक्टर की लड़की के मर्डर केस के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो भेष बदलकर डॉक्टर से मिलने गई थी। यहाँ पर सोह्योन उनके लिए दुख जताती है और कहती है कि ऐसे क्राइम करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। डॉक्टर फिर से इमोशनल होकर उसी दिन को याद करने लगती हैं जब 2 साल पहले वो अपने घर जा रही थी, लेकिन उसी दिन उस लड़के जू ने उनकी बेटी का मर्डर कर दिया। उसने लड़की के कई बार चाकू मारा था, क्योंकि बस उस लड़की ने जू को रिजेक्ट कर दिया था और डॉक्टर ने अपनी बेटी को उसी हालत में देखा था। जू को उस लड़की को मारने का जरा भी अफसोस नहीं हुआ था। उल्टा वो डॉक्टर से यहाँ पर कहता है कि मैं अभी माइनर हूँ, मुझे कोई भी बड़ी सजा नहीं मिलेगी, और ऐसा ही हुआ था। सोह्योन भी ये सारी कहानी जानकर उस लड़के जू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसे बस जू को इतना मारना था ताकि वो डॉक्टर के पास जाकर उनसे माफी मांग ले। सोह्योन इस काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन सोह्योन कहती है कि पिछली बार जंगियों को मारते समय तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए थे, इसीलिए वैसा कुछ भी मत करना। सोह्योन कहती है कि मुझे उसकी चिंता तो नहीं है, लेकिन हमें पुलिस से बचना है, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। सोह्योन मान जाता है। फिर अगले दिन ओसंग और जेबम एक साथ बैठे थे। ओसंग जेबम के लिए कॉफी तैयार करता है, लेकिन जेबम उसे नहीं पीता। तभी सोह्योन यहाँ पर आता है और जेबम ओसंग को छोड़कर सोह्योन के साथ चला जाता है, जो कि ओसंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर जेबम सोह्योन को बास्केटबॉल लीग की 2 टिकट दिखाता है और सोह्योन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। सोह्योन भी तुरंत ही चलने के लिए मान जाता है। ओसंग इन दोनों को देख रहा था। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेबम ओसंग को वही फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। उस फोटो को देखकर ओसंग तुरंत घबरा जाता है। वो फोटो को छुपाकर जेबम से कहता है कि ये वोंगसोक है। वो तुरंत ही फोटो को लेकर बाहर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम उसी लड़के जू को देखते हैं, जो कि अपने डैड की शॉप में उनके साथ काम करता था। पास ही में मौजूद एक कॉफी शॉप से सोएन अपना भेष बदलकर उसके ऊपर नजर रख रही थी, ताकि वो उसे सबक सिखाने का सही टाइम ढूंढ सके। फिर इसके बाद वो सोह्योन से मिलकर उसे बताती है कि आज रात को हम जू का काम बजा सकते हैं। सोह्योन कहता है कि हमें क्या आज ही ये करना पड़ेगा, क्या ये काम किसी और दिन नहीं हो सकता। सोह्योन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे आज जेबम के साथ बास्केटबॉल मैच देखने जाना था, लेकिन सोएन बताती है कि अगर हमने आज उसे सबक नहीं सिखाया तो ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। वो आज रात अपनी शॉप में अकेला रहने वाला है। सोह्योन ये सुनकर मान जाता है। सोएन कहती है कि मुझे अपना फोन दे दो ताकि हम पुलिस से बच सकें। सोह्योन तुरंत ही जेबम को मैसेज करके बताता है कि वो आज नहीं आ पाएगा। इसके बाद वो जू को मारने की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेबम उसका इंतजार कर रहा था। वो सोह्योन को कॉल भी करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इधर सोह्योन अब फिर से हीरो वाला ब्लैक सूट पहनकर सबसे बचता हुआ और सीसीटीवीज को खराब करता हुआ जू की शॉप में आ जाता है, जहाँ पर जू अकेला काम कर रहा था। सोह्योन उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो भी टेप और चेयर से बंध चुका था। सोह्योन उससे आवाज बदलकर बात करता है और उसे मारने की धमकी देता है और कहता है कि 2 साल पहले तूने एक लड़की की बेरहमी से जान ली थी, तुझे भी उसी तरह मर जाना चाहिए। मैं भी तुझे चाकू से मार मार कर जान से मार सकता हूँ, तेरे लिए यही बेहतर रहेगा। ये सुनकर वो कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। सोह्योन उसे मारता है और कहता है कि उस लड़की की माँ से जाकर अच्छी तरह से माफी मांग, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। इसके बाद सोह्योन यहाँ पर रखी हुई कुछ मशीनें चलाकर उनकी आवाज से उसे तड़पाता है और फिर यहाँ पर बंधा हुआ छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। वो एक सेफ जगह आकर अपना रूप फिर से बदलता है और यहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन वो सोएन को बताता है कि काम हो चुका है। सोएन उसे उसका फोन वापस कर देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हमें उसी शॉप का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर अब उस लड़के जू का मर्डर हो चुका था और पुलिस इस जगह की जांच कर रही होती है। अब इसके बाद हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब सेजिन चानमी से मिलने आया हुआ था। यहाँ पर सेजिन चानमी से मिलकर उसे वोंगसोक की एक फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं शुरू से जानता था कि तुम वोंगसोक की बहन हो, लेकिन मैंने पहले इसीलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद ही मुझे सब कुछ बता दो। चानमी कहती है कि क्या वोंगसोक ने ही तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया था? इस पर वो हाँ करता है और चानमी समझ जाती है कि अगर वोंगसोक ने ऐसा किया था तो जरूर सेजिन भरोसे के लायक है। इसके बाद सेजिन कहता है कि मेरी यूएस की फ्लाइट में अब बस 10 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं तुम्हें सब सच बता दूं। सेजिन अब बताता है कि उसी ने चानमी के लॉकर में वो नोट रखा था क्योंकि एक दिन जब वो किसी काम से स्कूल आया था तो उसने चानमी को यहाँ पर देख लिया था और पहचान लिया था कि ये तो वोंगसोक की बहन है। सेजिन समझ गया था कि चानमी जरूर वोंगसोक की मौत का पता लगाने के लिए यहाँ पर आई होगी, इसीलिए उसने फिर से उसे एक नोट लिखा। लेकिन फिर चानमी खुद ही कैफे तक पहुंच गई। फिर सेजिन बताता है कि उसने पहले तो मिलने के बारे में सोचा था लेकिन फिर उसे कुछ हुआ और सेजिन बताता है कि वोंगसोक की वो वीडियो जो तुमने ऑडिटोरियम में देखी उसे मैंने ही प्ले किया था। चानमी कहती है कि वो वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? इस पर सेजिन बताता है कि वो वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड की थी। इसके बाद हमें पिछले साल का सीन दिखाया जाता है जब सेजिन स्कूल में कहीं जा रहा था और उसे वोंगसोक दिखता है जो कि चानमी से बात कर रहा था। सेजिन वोंगसोक की वीडियो बनाने लगता है और खुद नीचे बैठ जाता है, लेकिन तभी वोंगसोक नीचे गिर जाता है और ये देखकर सेजिन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो डरा हुआ अपना फोन उठाकर यहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर चानमी कहती है कि तुमने पुलिस को ये वीडियो पहले क्यों नहीं दिखाई? सेजिन बताता है कि मुझे भी लगता था कि वोंगसोक ने सुसाइड किया होगा, इसीलिए उस दिन वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं उस वीडियो को देख सकूं और वोंगसोक के मरने के बाद ही मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया था और अपना वो फोन भी हटा दिया था और एक नया फोन ले लिया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा तो मैंने फिर से हिम्मत जुटाकर वो वीडियो देखी और तब मैं ये देखकर हैरान था कि वोंगसोक को किसी ने मारा है, इसीलिए मैंने सभी के सामने सच लाने के लिए ऑडिटोरियम में वो वीडियो प्ले की। सेजिन कहता है कि अगर पुलिस ने किलर को पकड़ लिया तो हमें बदला लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। चानमी कहती है कि मैं भी इसी बारे में सोच रही थी, हमें पुलिस से पहले किलर को पकड़ना होगा। चानमी सेजिन से कहती है कि तुम्हें कुछ पता है क्या? और सेजिन कहता है कि मुझे किसी पर शक है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सोह्योन है। वहीं पर सोह्योन अपना फोन लेकर जब जा रहा था तो तभी उसे जेबम मिलता है जो कि उससे कल रात के बारे में बात करता है और कहता है कि तुम मुझे कम से कम मैसेज या फिर कॉल करके तो बता ही देते, मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोह्योन कहता है कि उसने मैसेज किए थे, लेकिन जेबम दिखाता है कि उसके पास तो कोई मैसेज नहीं आए और सोह्योन भी देख कि उसके मैसेज जेबम तक डिलीवर नहीं हुए थे। वो जेबम से माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों साथ में जाने लगते हैं। ओसंग इन दोनों को देख रहा था। फिर इसके बाद हमें कल का सीन दिखाया जाता है जब ओसंग उस फोटो के बारे में बताने के लिए जेबम को स्कूल के पीछे लेकर गया था। यहाँ पर वो जेबम को बताता है कि अगर किसी ने तुम्हारे पास ये फोटो देख ली तो ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी और फिर पुलिस भी तुमसे पूछताछ करेगी। ओसंग इस फोटो को तुरंत जला देता है और कहता है कि भूल जाओ, तुम वोंगसोक को जानते थे। जेबम को समझ नहीं आता कि अगर एक्सीडेंट से पहले वो वोंगसोक को जानता भी था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ वही दोनों डिटेक्टिव अब जू के मर्डर केस की भी जांच करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। जूनियर डिटेक्टिव कहता है कि इसे देखकर तो मुझे जंगक्योंग के असोल्ट केस की याद आ गई, उसे भी बिल्कुल इसी तरह टेप और चेयर से बांधकर मारा गया था। वहीं दूसरी तरफ क्लास में चानमी सोह्योन के शूज को देख रही थी क्योंकि सेजिन ने उसे बताया था कि जिस दिन वोंगसोक मरा था उस दिन कोई ब्लैक सूट में कहीं जा रहा था जिससे उसने कुछ तो किया हो और उस इंसान ने व्हाइट शूज पहने थे जिसमें रेड शूलेस लगे हुए थे और ऐसे ही शूज सोह्योन भी पहनता है। चानमी अब इसी बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूरे स्कूल में अब एक और रूमर फैलने लगती है कि वोंगसोक और चानमी दोनों भाई बहन हैं। होंगाजंग और सोएन भी ये सुनकर काफी हैरान थीं। यहीं पर अब लंच टाइम में जी ह्यून चानमी के पास आकर उससे कहती है कि तू वोंगसोक की बहन है, तभी तो हमेशा वोंगसोक के बारे में सबसे पूछताछ करती रहती है। चानमी पहले से ही गुस्से में थी। वो जी ह्यून को जाने के लिए कहती है, लेकिन जी ह्यून उसकी बेइज्जती करना चाहती थी। वो पूछती है कि तूने ये बात सबसे छुपाई क्यों? वो चानमी की बेइज्जती करने लगती है। तभी आजंग यहाँ पर आकर उससे कहती है कि तुम ये सब कैसे कह रही हो, वो भी वोंगसोक के बारे में जो कि अब मर चुका है। इस पर जी ह्यून आजंग से कहने लगती है कि तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड की चिंता अब क्यों हो रही है। वो वोंगसोक के बारे में फिर से गलत बोलती है और आजंग को मारने वाली होती है, लेकिन तभी चानमी उसे पकड़कर बजाना शुरू कर देती है। चानमी उसे गिराकर थप्पड़ी थप्पड़ मारती है और बाकी सभी लोग चानमी को शांत कराते हैं और जीवन की हालत
अब खराब हो चुकी थी। उसकी मॉम स्कूल आकर टीचर से कहती हैं कि जिस लड़की ने ऐसा किया है उसे तुरंत ही स्कूल से एक्सपेल कर दो। वहीं दूसरी तरफ अब सच जानने के बाद आजंग और सोयन दोनों चानमी से मिलती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम्हें एक्सपेल किया जा रहा है। लेकिन चानमी कहती है कि उसके टीचर ने उसे एक्सपेल होने से बचा लिया, मगर उसे कुछ दिनों तक अच्छे से बिहेव करना होगा। इसके बाद ये तीनों बाहर आ जाती हैं। आजंग और सोयन दोनों चानमी को अपनी दोस्त बना लेती हैं और उसे बताती हैं कि वोंगसुक शुरुआत में बहुत अच्छा था। वो पावरफुल होने के बाद भी कभी भी किसी को भी बुली नहीं किया करता था, बल्कि वो तो स्कूल के गुंडों से सबको बचाता था। लेकिन जूनियर ईयर शुरू होने के बाद ही वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो बुलीज के साथ रहने लगा और लोगों को धमकाने और मारने लगा। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। आजंग कहती है कि जितना मैं जानती हूँ ये सब कुछ उस लड़के ओसंग की वजह से हुआ था। आजंग कहती है कि एक बात मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। असल में ओसंग वोंगसुक को वो सारी चीजें करने के लिए मैनिपुलेट करता था। वो बताती है कि जब वो एक रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो उसने देखा था कि ओसंग वोंगसुक को इम सोमी को बुली करने और धमकाने के लिए कह रहा है। हालांकि वोंगसुक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ओसंग के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ा। प्रेजेंट टाइम में चानमी ये सब कुछ सेजिन को भी बताती है, लेकिन इन दोनों को ये समझ नहीं आता कि वोंगसुक तो काफी पावरफुल था, तो फिर वो ओसंग के ऑर्डर्स को फॉलो क्यों कर रहा था। वहीं वो डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन में सभी को बताती हैं कि हमारी अब तक की जांच के मुताबिक जंगयों को असोल्ट करने वाला वो हीरो और जू का मर्डर करने वाला वो किलर दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों केसेस में बांधने और मारने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव दोबारा से जंगयोंग से पूछताछ करते हैं ताकि इन्हें हीरो के बारे में और पता चल सके। और जंगयोंग बताता है कि उसने उस इंसान का फेस तो नहीं देखा था, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन उस इंसान के पास से एक स्मेल आ रही थी। वो स्मेल ऑयल और अल्कोहल के जैसी थी। डिटेक्टिव पूछते हैं कि किस तरह के ऑयल की स्मेल आ रही थी। जंगयोंग कहता है कि वो ऑयल की स्मेल किसी फैक्ट्री के ऑयल की तरह थी और अल्कोहल की स्मेल बिल्कुल वैसी थी जैसी कि ज्यादातर हॉस्पिटल में आती है। जंगयोंग ये भी बताता है कि मुझे एक ही पंच में बेहोश कर दिया गया था। शायद वो इंसान फाइटिंग में भी काफी प्रो होगा और उसके बोलने का तरीका किसी गैंगस्टर की तरह नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मली बोल रहा था। ये सब जानकर डिटेक्टिव को किसी इंसान पर शक होने लगता है। फिर जूनियर डिटेक्टिव चानमी से भी पूछताछ करता है और कहता है कि जिस रात तुम सोह्योन से मिली थी, क्या तुम्हें सोह्योन के साथ उस रात के बारे में कोई और बात भी याद है। चानमी कहती है कि आप मेरे भाई के केस को छोड़कर इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो। चानमी को अब पता चलता है कि जिसने जंगयोंग को पीटा था उसी ने शायद वोंगसुक को भी मारा हो सकता है। चानमी ये बात सुनकर परेशान होने लगती है। वहीं वो लेडी डिटेक्टिव सोह्योन से पूछताछ करती हैं। सोह्योन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताता। तभी वो पूछती हैं कि तुम मार्शल आर्ट कब से सीख रहे हो। सोह्योन कहता है कि वो 9th ग्रेड से मार्शल आर्ट सीख रहा है। डिटेक्टिव पूछती हैं कि क्या एक ही पंच में किसी को बेहोश कर पाना ऐसा मुमकिन है। सोह्योन कहता है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। फिर वो पूछती हैं कि क्या तुमने कभी ऐसा किया है, लेकिन सोह्योन मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेबम को देखते हैं जो कि खुद ही अब एक स्टेबल में पहुंच गया होता है और उसे खुद भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आया। वो अपनी मॉम को कॉल करके ये बात बताता है। फिर अगले दिन जीयून के डैड भी उसकी ऐसी हालत देखते हैं और ओसंग से कहते हैं कि तुम कहाँ पर थे जब वो लड़की जीयून को मार रही थी। इनके डैड इन्हें स्कूल में सावधान रहने के लिए भी कहते हैं और बातों ही बातों में उनके मुंह से निकल जाता है कि वो हीरो एक मर्डर भी कर चुका है। और ये बात जानकर जीयून और ओसंग हैरान होते हैं। फिर इनके डैड इन्हें जू के मर्डर केस के बारे में सब बताकर सावधान रहने के लिए कहते हैं और ये बात किसी और को बताने से मना करते हैं। इसके बाद ये दोनों स्कूल जाने लगते हैं। जीयून को अब भी चानमी पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे स्कूल से नहीं निकाला गया। ओसंग कहता है कि इस बार वो चानमी को संभाल लेगा, इसीलिए चिंता मत करो। वहीं हम चानमी को देखते हैं जो कि अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब तभी ओसंग उससे मिलने आता है। चानमी को याद आता है कि आजंग ने बताया था ओसंग ही वोंगसुक को मैनिपुलेट करता था। अब ओसंग चानमी से बात करता है। वो जीयून की गलत हरकतों के लिए चानमी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे डैड जो कि पुलिस ऑफिसर हैं और जीयून के स्टेप फादर हैं वो तुम्हें स्कूल से ना निकलवा पाए। चानमी कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। इस पर वो कहता है कि वोंगसुक ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए थे और तुम उसकी बहन हो, इसीलिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद वो जाने लगता है। तभी वो रुककर कहता है कि चानमी, मैं भी वोंगसुक के किलर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेबम को देखते हैं जो कि अपने घर में उसी बारे में सोच रहा था कि वो खुद स्टेबल कैसे पहुंच गया। फिर वो ओसंग से बात करने लगता है। इधर सोह्योन स्कूल से घर जा रहा था तो तभी रास्ते में उसे जंगयोंग और उसके साथी मिलते हैं जो कि दोबारा सोह्योन से लड़ने आए हुए थे। सोह्योन चाहता तो इन सभी को एक एक पंच में ही ढेर कर सकता था, लेकिन वो जानबूझकर अब इनसे पिटने लगता है ताकि डिटेक्टिव और जंगयोंग को सोह्योन पर शक ना हो।
और जंगयोंग भी उसे पिटता हुआ देखकर ये सोचता है कि सोह्योन वो हीरो नहीं हो सकता। इधर सोयन अब भेस बदल कर दोबारा डॉक्टर से मिलने जा रही थी और यहीं पर डॉक्टर के पास डिटेक्टिव मिलने आई हुई थी, जो कि जू के केस के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करती हैं और बताती हैं कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। ये बात जानकर डॉक्टर के दिल को सुकून मिलता है। डिटेक्टिव पूछती हैं कि जब जू यहाँ पर आया था तो उसकी आपसे क्या बात हुई थी। डॉक्टर कहती हैं कि उसने मेरी बेटी का मर्डर किया था, लेकिन उसे कोई भी सजा नहीं हुई, इसलिए मैंने फिर से उसके ऊपर केस कर दिया था और वो मुझे केस वापस लेने के लिए यहाँ पर धमकाने आया हुआ था। डिटेक्टिव उन्हें अपना नंबर देकर यहाँ से जाने लगती हैं। तभी उन्हें वॉशरूम में सोयन देख लेती है। सोयन को याद आता है कि डिटेक्टिव ने उसे स्कूल में असली रूप में देखा था। अब डर की वजह से सोयन जाने लगती है। तभी डिटेक्टिव उसे रोकती हैं और कहती हैं कि तुम अपना पर्स यहीं पर भूल रही हो। सोयन पर्स को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो डिटेक्टिव को यहाँ से जाता हुआ देखती है और फिर डॉक्टर से मिलने आती है। डॉक्टर कहती हैं कि तुमने नकली नाम का यूज किया है और मैं अब तुम्हारे सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को खत्म कर दूंगी, इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। सोयन पूछती है कि पुलिस डिटेक्टिव आपके पास आई थी क्या। डॉक्टर कहती हैं कि हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा, लेकिन सोयन को कुछ भी नहीं पता था। डॉक्टर कहती हैं कि जू अब मर चुका है और ये बात जानकर सोयन के होश उड़ जाते हैं। वो घबराई हुई यहाँ से जाने लगती है और सोह्योन को भी कॉल करने लगती है। वहीं ओसंग अब पुलिस स्टेशन में अपने डैड से मिलने जाता है और जू के केस की रिपोर्ट को देखता है, जिसमें इन्हें किलर की एक फुटेज मिली थी, लेकिन किलर ने ब्लैक सूट पहन रखा था। इसके बाद ओसंग अपने डैड से बात करता है और कहता है कि जिस लड़की ने जी यून को मारा था, मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़की को स्कूल से एक्सपेल ना करवाएं। मैं इस बात को स्कूल में ही संभाल लूंगा और उन दोनों की दोस्ती करवा दूंगा। ये बात सुनकर उसके डैड मान जाते हैं। ओसंग दोबारा उसी केस की रिपोर्ट को देखता है, जिसमें लिखा हुआ था कि किलर कोई मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है। वहीं डॉक्टर अपनी डिटेक्टिव वाइफ को बॉलिंग एली में आने के लिए कहते हैं और डिटेक्टिव भी हाँ कर देती हैं। वो एक सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी, जिसमें किलर जू को मारने के बाद बाहर निकल रहा था और इन्हें किलर के साथ एक बैग भी दिखता है और डिटेक्टिव को जंगयों की बातें भी याद आती हैं और ये सारे डॉट कनेक्ट करके डिटेक्टिव को सोह्योन पर ही शक होता है, क्योंकि सोह्योन की हाइट किलर से मिलती है, प्लस वो बॉलिंग एली में काम करता है जहाँ पर हमेशा ऑयल और अल्कोहल की स्मेल आती रहती है। वहीं पर हम सोह्योन को भी देखते हैं, जो कि अल्कोहल से सफाई कर रहा था। तभी सोयन उससे मिलने आती है और सोह्योन भी ये बात जानकर हैरान रह जाता है कि जू अब मर चुका है। सोह्योन कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने बस उसे धमकाया था और फिर मैं वहां से निकल गया था। इन दोनों को समझ नहीं आता कि अब ये दोनों क्या करें। यही दोनों डिटेक्टिव अब बॉलिंग एली में आते हैं और सोह्योन से मिलते हैं। ये लोग सोह्योन के लॉकर को चेक करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें लगता है कि सोह्योन अगर किलर है तो उसने अपना वही ब्लैक सूट और बैग यहाँ पर रखा होगा। सोह्योन भी अब डरा हुआ था। वो लॉकर को खोलता है। वहीं पर चानमी भी अपने भाई को दी हुई गन को निकालती है, क्योंकि वो किलर को खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी। वो गन में असली गोलियां डालने लगती है। यहीं पर सोह्योन वो लॉकर खोलता है, लेकिन उसमें उसका नॉर्मल बैग था जिसमें उसकी यूनिफॉर्म थी। लेकिन डिटेक्टिव को अब भी यकीन नहीं होता। वो अपने जूनियर से कहती हैं कि मास्टर की लाओ और यहाँ के सारे लॉकर्स को खोलकर उन्हें चेक करो, और तब तक मैं दूसरी जगह जाकर चेक करती हूँ। सोह्योन भी अब और घबरा जाता है। तभी हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोह्योन ने जू को धमकाकर आने के बाद अपना बैग अपने जिम के लॉकर में रख दिया था और अब डिटेक्टिव भी उसी लॉकर को चेक करने के लिए जिम में जा रही थी। वो अपने जूनियर को कॉल करके कहती हैं कि मैं सोह्योन की जिम में जाकर उसका लॉकर चेक करने वाली हूँ, इसीलिए तुम सोह्योन पर नजर रखना ताकि वो बॉलिंग एली से कहीं पर भी ना जाए। लेकिन यहाँ पर सोह्योन पहले ही निकल चुका था। वो अपनी बाइक लेकर तुरंत ही जिम की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर डिटेक्टिव का जूनियर भी उन्हें कॉल करके बताता है कि सोह्योन यहाँ से निकल चुका है, और ये सुनकर वो तुरंत ही अलार्म लगाकर फुल स्पीड में जिम की तरफ जाने लगती हैं। सोह्योन भी फुल स्पीड में जिम की तरफ जा रहा था ताकि वो अपना बैग निकालकर उसे कहीं और छुपा सके। यहीं पर चानमी जिम की छत पर किलर को मारने की प्रैक्टिस कर रही थी और तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। फिर कुछ समय बाद डिटेक्टिव यहाँ पर आकर तुरंत ही लॉकर को खोलने जाने लगती हैं, लेकिन जिम का कोच उन्हें ऐसा करने से रोकता है, मगर वो अब नहीं रुकती। वो ताले को तोड़ देती हैं और सोह्योन भी यहाँ पर आता है, लेकिन उसने आने में देर कर दी थी और डिटेक्टिव अब लॉकर खोलकर उसे देखने वाली थी। इधर दूसरी तरफ हम चानमी को देखते हैं, जो कि बड़ी तेजी से एक बैग लेकर कहीं पर जा रही थी। वहीं डिटेक्टिव को उस लॉकर में अब कोई भी बैग नहीं मिलता और सोह्योन भी ये देखकर हैरान था। डिटेक्टिव सोह्योन से माफी मांगती हैं। सोह्योन कहता है कि आपका केस जो भी हो, लेकिन इस तरह बिना एविडेंस के मुझे परेशान करना बंद करो। वहीं चानमी अब एक शॉप में जाती है, जहां वो अपने बैग में से वही सोह्योन का ब्लैक बैग निकालती है और उसे कोरियर करके अपने बुसान के ऑर्फन में भेज देती है। इसके बाद वो इस बैग में कई सारी खाने की चीजें भरती है और दोबारा बाहर आ जाती है।
इस तरह जब वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है तो कुछ भी बदला नहीं होता। वहीं पर सोह्योन अब ये सोच रहा था कि आखिर बैग किसने लिया होगा, और दूसरी तरफ चानमी ये जानकर रो रही थी कि वो किलर असल में सोह्योन है, क्योंकि चानमी अब सोह्योन को अपना दोस्त मानने लगी थी। वहीं जेबम अब ओसंग से मिलकर उसे उसी स्टेबल में ले जाता है और बताता है कि कल रात को वो खुद ही पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया था। जेबम अब बताने लगता है कि वो काफी डर गया था। ओसंग कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। जेबम इसके लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि कल रात मुझे पास्ट की एक बात याद आई है। वो बताता है कि मुझे याद आ गया है कि मेरा कोई कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर मैंने खुद को मारने की कोशिश की थी और सभी ने मुझसे झूठ बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जेबम अब ओसंग से कहता है कि अब से मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना। इसके बाद जेबम ओसंग से पूछता है कि ओसंग, क्या मैंने ही वोंगसोक का मर्डर किया है? इधर चानमी भी अब जिम में वापस आ जाती है। सोह्योन कहता है कि चानमी, तुम्हें कुछ बात नहीं करनी क्या, क्योंकि आज यहाँ पर पुलिस आई थी। क्या तुम ये नहीं जानना चाहती वो यहाँ पर क्यों आई थी और उन्होंने मेरा लॉकर क्यों चेक किया? इस पर चानमी कहती है कि जंगयों के असोल्ट केस में तुम ही प्राइम सस्पेक्ट हो और इसीलिए डिटेक्टिव तुम्हारा लॉकर चेक करने आई होंगी। उन्होंने मुझसे भी पूछताछ की थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चानमी कहती है कि उन्हें लॉकर में कुछ मिला क्या? सोह्योन मना करता है। इसके बाद चानमी रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन चानमी सुबह की ट्रेन लेकर बुसान आ जाती है और ऑर्फन में पहुंचकर उसी कोरियर को लेती है और बैग निकालकर समुद्र के पास आ जाती है। उसे याद आता है कि उस रात चानमी ने सोह्योन के पास यही बैग देखा था, यानी कि वो हीरो पक्का सोह्योन है। इधर सोह्योन को अब अपने लॉकर में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अपना बैग चाहिए तो बुसान में आ जाओ। सोह्योन समझ जाता है कि उसका बैग अब चानमी के पास है। वो तुरंत ही ट्रेन पकड़कर बुसान आ जाता है और दी गई लोकेशन पर पहुंचता है, जहां हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। फिर यहाँ पर चानमी लाइट जलाती है। चानमी उससे बात करती है और कहती है कि वहीं पर खड़े हो जाओ और बिल्कुल भी हिलना मत। सोह्योन कहता है कि मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, बस बाहर आ जाओ। चानमी बाहर आ जाती है और उसे बैग दिखाती है। सोह्योन कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन चानमी को अब विश्वास नहीं होता। वो अपनी गन निकालकर सोह्योन के ऊपर गोली चला देती है, जिसके साथ ही इस सीरीज के 6 एपिसोड्स की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आगे क्या होगा? क्या सोह्योन ही वही किलर निकलेगा और क्या सोह्योन पकड़ा जाएगा? आगे के एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में सेकंड पार्ट भी लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।